अध्याय 301 खजाने के पहाड़ की भयानक मोहर। मैंने नहीं सोचा था कि आप खजाने के पहाड़ की सील के बारे में भी जानते होंगे, जिस पर हमारे शि परिवार ने कुछ दर्जन साल पहले कब्जा कर लिया था। शि जियांगरान ने हंसते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी पीठ पर रखा अपना लंबा धनुष हटा दिया और फिर दौड़ना जारी रखा। फिर अपना सिर जियानचेन की ओर घुमाया और उसे पुकारा, बदमाश, हमें भागना होगा। जब वह उसे पुकार रही थी तब भी वह घबराई हुई नजर से दूर भाग चुकी थी। जियान चेन ने घबराई हुई लड़की को कुछ उलझन भरी नजरों से देखा। वह पूरी तरह हैरान था, क्या शि जियांगरान के हाथ में लोहे के टुकड़े में कोई भयानक शक्ति हो सकती है? उलझन के बावजूद जियान चेन जानता था कि वह इस रहस्य से पूरी तरह अनजान था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और शि जियांगरान से भागने लगा। हम खजाने के पहाड़ की मुहर के साथ आपको भागने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। शी जियांगरान का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने लोहे का टुकड़ा हवा में फेंक दिया। जैसे ही वह हवा में उड़ा, लोहे का टुकड़ा 100 मीटर लंबी परिधि वाले लोहे के मोहर में बदलना शुरू हो गया और वह अकल्पनीय गति से जियान चेन के सिर की ओर उड़ने लगा। जियान चेन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह पूरी तरह से चौंक कर काले लोहे की सील के आधार को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। जियान चेन कसम खा सकता था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना था। आखिर यह विलक्षण वस्तु क्या है? जियान चेन ने आश्चर्य और जिज्ञासा से सोचा। हालांकि तैरती हुई लोहे की सील ने जियान चेन को सोचने का कोई समय नहीं दिया और तुरंत भारी दबाव के साथ जियान चेन पर टूट पड़ी। यह एक चौंकाने वाला एहसास था कि जियान चेन ने आखिरकार लोहे की सील के पीछे का रहस्य समझ लिया था। इसका इस्तेमाल लोगों को कुचलने के लिए किया जाता था। अगर कोई इससे कुचला जाता तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता। जियान चेन जल्दी से बाहर भागा। 100 मीटर लंबी परिधि वाली लोहे की सील इतनी तेजी से नीचे उतरी कि जियान चेन के 20 मीटर बाहर की ओर भागने से पहले ही लोहे की सील उसके सिर की ओर नीचे गिर गई। एक विस्फोटक चीख के साथ जियान चेन ने अपने संत हथियार को लोहे की सील के आधार पर लाया ताकि उसकी गति धीमी हो सके। तभी लोहे की सील का घनत्व जियान चेन द्वारा लगाए गए बल से कहीं ज्यादा था। एक धमाके के साथ सील ने जियान चेन के शरीर को जमीन में पटक दिया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से गहरा गड्ढा बन गया। सामने चौंकी हुई लड़की ने देखा कि जियान चेन को जमीन में दबा दिया गया था। घबराकर उसने दौड़ना बंद कर दिया और तुरंत जोर से गाली दी, तुम बदमाश, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था लेकिन तुम बेवकूफ की तरह खड़े रहे। एक बेवकूफ की मौत, तुम इसी के लायक हो। तुमने हमारे शि परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की, इसलिए यहीं से तुम जीवन से विदा हो और एक भिखारी की तरह मरो। शि जियांगरान ने जियान चेन द्वारा छोड़े गए गड्ढे को घूरते हुए थूका। खजाने के पहाड़ की सील की ताकत साफ देखी जा सकती थी। जब से शि परिवार ने इस पर नियंत्रण प्राप्त किया था, यह उनके सुरक्षित खजाने के कमरे में बैठा था। इसकी किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब तक इसकी ताकत अकल्पनीय थी और कभी भी ऐसा कोई अर्थ सेंट मास्टर नहीं हुआ था जो एक भी प्रभाव से बच पाया हो। शी जियांगरान ने अपना हाथ उठाया जिससे उसके सामने का फर्श हिलने लगा। तुरंत ही विशालकाय सील जमीन से ऊपर उठने लगी। ये सिकुड़कर उसकी मुट्ठी के आकार का हो गया और उसके हाथ में आ गिरा। अपना खजाना सुरक्षित करने के बाद शि जियांगरान अपने पीछे मृत अधेड़ उम्र के लोगों की ओर मुड़ा और उनकी स्पेस बेल्ट ले ली। फिर बैरियर अभी भी सक्रिय होने के बावजूद वह लड़की का पीछा करने के लिए मुड़ा। जैसे ही सील शि जियांगरान के पास लौटने के लिए गड्ढे से बाहर निकली, एक मैला सा आकार अचानक बिजली की तरह छेद से बाहर निकला और अपनी तलवार क्यूई से उन्नत तलवार से शि जियांगरान पर वार किया। शी जियांगरान को बहुत झटका लगा, लेकिन एक अर्थ सेंट मास्टर के रूप में अपनी ताकत के साथ वह समय पर प्रतिक्रिया कर सकता था। अपने लंबे भाले को अपने सामने रखते हुए अवरोध एक बार फिर सक्रिय हो गया। अवरोध सक्रिय होने के साथ चांदी की तलवार उसके शरीर से दूर और दूर धकेल दी गई। तुम कैसे नहीं मरे? शि जियांगरान ने कीचड़ से सने उस व्यक्ति को देखते हुए चिल्लाया। इस तरह का नतीजा कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। ये देखकर कि कैसे उसके हमले को अवरोध ने पीछे धकेल दिया, कीचड़ में सने जियान चेन ने निराशा में केवल आह भरी। जल्दी से जमीन पर घुटने टेकते हुए उसने मुंह में खून थूक दिया। शी जियांगरान ने यह दृश्य देखकर उपहास किया, आप खजाने के पहाड़ की सील से न मरने वाले पहले पृथ्वी संत मास्टर हैं। इस उपलब्धि पर गर्व करें। ऐसा लगता है कि सील ने आपको काफी नुकसान पहुंचाया है। फिर मुझे आपकी जान लेने के लिए एक बार फिर सील का उपयोग करने की अनुमति दें। एक पृथ्वी संत मास्टर इससे दूसरी बार वार नहीं झेल सकता। आपको इस बार अपनी मौत पर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए।
ये कहते हुए जियान चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सबक सीखकर वह जल्दी से पीछे हटने लगा। खजाने के पहाड़ की सील तुरंत बड़ी हो गई और जियान चेन की ओर उड़ गई। सील के भारी दबाव ने जियान चेन का दम घोंट दिया। सील से एक ही वार झेलने के बाद जियान चेन को आखिरकार समझ में आ गया कि यह अजीब सील कितनी ताकतवर है। अगर वह एक बार फिर इस सील से कुचला गया तो सब खत्म हो जाएगा। भले ही वह न मरा हो, लेकिन उसे अपनी आखिरी सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अरे वाह, ये कौन सी वस्तु है जो इतनी मजबूत है, और मैंने ऐसी चीज के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। जियान चेन ने अपनी ओर उड़ती विशाल सील को देखते हुए खुद को कोसा। यहां तक कि जब वह कारगात लाइब्रेरी में था तब भी उसने ऐसी चीज के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं देखी थी। ट्रेजर माउंटेन की सील बहुत तेज गति से उड़ रही थी और जियान चेन की चोटों के कारण वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ पा रहा था। इसका मतलब था कि वह सील से आगे नहीं भाग पाएगा। अब भी जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सील पहले से ही तेजी से उसके पास आ रही थी। हुश हुश हुश। अचानक आग की सघन आवाज सुनाई दी और सुनहरे तीरों की एक श्रृंखला हवा में उड़कर सील से टकराना। जोरदार धमाके के बाद लोहे की सील एक क्षण के लिए हिलने लगी, फिर थोड़ी धीमी गति से जियान चेन की ओर उड़ने लगी। ये देखकर कि लोहे की सील जियान चेन की जान लेने वाली थी, पीले वस्त्र पहने लड़की ने तुरंत भागना बंद कर दिया और अपनी लंबी धनुष को वापस खींच लिया और भयावह गति से सील पर निशाना साधा। प्रत्येक तीर ने जियान चेन को शिजियांगरान से बचने के लिए भागने का एक और पल दिया। तुम घिनौनी लड़की हो, रुको जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं, मैं तुम्हें जरूर मौत के घाट उतार दूंगा। शी जियांगरान ने लड़की को एक दुर्भावनापूर्ण नजर से देखा और गुस्से में दहाड़ते हुए अपने दांत पीस लिए। दुष्ट, जल्दी करो और जहां मैं हूं वहां आओ। लड़की ने शी जियांगरान को नजरअंदाज कर दिया और जियान चेन को अपने पीछे आने के लिए चिल्लाया। लड़की की बात सुनने के बाद जियान चेन ने अब और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत उसकी ओर झपटा, जबकि लोहे की सील भी उसके पीछे पीछे आ गई। वह लगातार अपने धनुष की डोरी खींचती रही और एक के बाद एक तीर सील पर चलते रहे, जिससे कई विस्फोट हुए और हवा हिल गई। लड़की की सहायता से जियान चेन अंततः सील से दूर चला गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां लड़की थी। जल्दी करो, खजाने के पहाड़ की सील अतुलनीय रूप से मजबूत है। अगर यह एक स्वर्ग संत मास्टर से टकराती है तो उन्हें भी भारी नुकसान होगा। यह अच्छी बात है कि शी जियांगरन की ताकत इतनी अधिक नहीं है, अन्यथा वह खजाने के पहाड़ की सील का पूरी क्षमता से उपयोग करने में सक्षम होता। महिला रोते हुए पीछे हटते हुए सील पर तीर चलाना जारी रखती है। खजाना पर्वत की सील की प्रगति धीमी हो गई क्योंकि लड़की द्वारा छोड़े गए प्रत्येक तीर प्रभाव पर विस्फोट हो गया। उसी समय वह और जियान चेन उससे दूर भागते रहे। एक निश्चित दूरी के बाद लड़की ने अपने धनुष को शी जियांगरान पर निशाना बनाया। हालांकि उसका तीर उसे चोट नहीं पहुंचा पाया, लेकिन विस्फोटक तीर अभी भी उसे आगे बढ़ने से रोकेंगे। खजाने के पहाड़ की सील उसकी पहुंच से 50 मीटर दूर नहीं जा सकती, अन्यथा ये बेकाबू हो जाएगी। लड़की ने जियान चेन को समझाया जैसे कि वह खजाने से बहुत परिचित थी। जैसे जैसे वे दोनों दूर भागते गए, शी जियांगरान दूर से ही उन्हें तीरों से हमला करते हुए देख सकता था। अंततः वे आंखों से ओझल हो गए। 4 घंटे बाद जियान चेन और लड़की अंततः 10 किलोमीटर दूर एक स्थान पर रुके और शरण लेने के लिए एक पहाड़ी गुफा ढूंढी। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी और यहां तक कि इस बात के भी निशान थे कि किसी ने छेद को बड़ा कर दिया था। गुफा को रोशन करने वाले छोटे से कैंप फायर से कभी कभी चटकने की आवाजें सुनाई देती थीं। जियान चेन शक्तिहीन होकर जमीन पर पड़ा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पहले वह लड़की के तीरों से घायल हो गया था और फिर उसके साथ युद्ध में लड़ा था। फिर उसके शरीर के घाव ठीक होने से पहले ही उसे विशाल लोहे की सील ने जमीन में गहरे धंसा दिया था। इससे उसके शरीर को पहले से ज्यादा नुकसान हुआ था और यहां तक कि उसकी जान को भी खतरा था। अभी उसका पूरा शरीर कुचला हुआ था और काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर कोई आम धरती संत मास्टर ट्रेजर माउंटेन की सील से टकराता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। लड़की जब एक बड़े से पत्थर के पीछे अपने हाथ पर लगे घाव को ठीक करने की कोशिश कर रही थी तो कपड़े फटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुरक्षा के लिए लंबा धनुष उसकी पीठ पर टिका रहा। खांसी। जियान चेन ने 2 बार खांसी की और उसके मुंह से खून के 2 घूंट निकले। अपनी मौजूदा चोटों के साथ यह जरूरी था कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि लड़की के पास होने के कारण वह खुद को ठीक करने के लिए अपनी रेडिएंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो उसका रहस्य निश्चित रूप से सामने आ जाता।
जियान चेन नहीं चाहता था कि रेडियंट सेंट फोर्स के बारे में उसका रहस्य उजागर हो, क्योंकि हर कोई जानता था कि रेडियंट सेंट मास्टर्स मार्शल आर्ट में पूरी तरह से अयोग्य थे। उन्हें बेहद कमजोर कहा जा सकता है। चूंकि वह एक अर्थ सेंट मास्टर था और रेडियंट सेंट फोर्स के साथ उसकी योग्यता बिल्कुल भी खराब नहीं थी, इसलिए अगर यह उजागर हो जाता तो उसके लिए निश्चित रूप से बहुत परेशानी होती। अगर वह चुपचाप दर्द सहता और अपने भीतर के सेंट फोर्स को प्रसारित करने की कोशिश करता तो उसका उपचार कारक कुछ हद तक तेज हो जाता। उस समय लड़की अपने घावों पर पट्टी बांधे हुए पत्थर के पीछे से बाहर आए। कीचड़ से सने जियान चेन को देखते हुए उसकी आंखों में चिंता की एक दुर्लभ भावना प्रकट हुई, फिर एक बार फिर छिप गई। जियान चेन की ओर एक सफेद जैड की बोतल बढ़ाते हुए उसने कहा, यह मेरे परिवार का गुप्त उपचार रामबाण है। जाओ और इसका इस्तेमाल करो। अध्याय 302 शासक आयुध की कथा। जेड व्हाइट बोतल को चुपचाप अपने हाथों में लेते हुए जियान चेन ने उसमें से सारा सामान अपने मुंह में डाल लिया। अभी वह रेडियंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करके ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए उसे ठीक होने के लिए दवा का इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत थी। साथ ही अपनी 1000 प्रतिरक्षा के साथ उसे इस बात का डर नहीं था कि लड़की उसे किसी भी तरह का जहर दे सकती है। बोतल में मौजूद सामग्री गोली के रूप में नहीं थी, बल्कि तरल रूप में थी, जिसका स्वाद कड़वा था। जियान चेन ने एक ही बार में तरल पदार्थ अपने मुंह में डाला और निगल लिया। जैसे ही यह उसके शरीर में गया, एक गर्म सनसनी धीरे धीरे उसके शरीर के हर हिस्से को कवर करने लगी। अपने शरीर में एक बड़ा बदलाव महसूस करते हुए जियान चेन ने उपचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसने अभी भी बाहरी दुनिया के प्रति कड़ी सतर्कता बनाए रखी। हालांकि वह और लड़की अब बराबरी की स्थिति में थे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि कुछ नहीं होगा। कौन जानता था कि एक भव्य और अमीर परिवार की यह लड़की अचानक अपनी तलवार से उस पर हमला कर देगी। जियान चेन को अपनी आंखें बंद करके देखते हुए, जबकि वह एक जटिल नजर से ठीक हो रहा था, लड़की चुपचाप कैंपफायर के पास चली गई। बैठते हुए उसने अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी चमकदार और बुद्धिमान आंखों से नाचती हुई आग को घूरने लगी। उसके विचार दुनिया को नहीं पता थे। गुफा में एक अप्राकृतिक शांति छा गई थी, केवल आग के चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों की शाखाओं से आग को हवा मिल रही थी, जिससे कभी कभी चटकने की आवाज आती थी। जैसे जैसे जियान चेन ठीक होता गया, लड़की ने एक बार भी उस पर वार नहीं किया। इसके बजाय वह आग के पास बैठी रही और बिना सोचे समझे लिप्टो को नाचते हुए देखती रही। 4 घंटे बाद जियान चेन ने अपनी आंखें खोली और कुछ प्रयास के बाद बैठने की स्थिति में ऊपर रेंगते हुए आया। उसकी बाहें ठंडी चट्टान की दीवार पर टिकी हुई थीं। इन 4 घंटों के उपचार के बाद उसने दवा के उपचार गुणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर था, लेकिन कम से कम अब तक वह स्थिर हो गया था। आग के पास बैठी पीले कपड़े पहने लड़की को देखकर उसकी नजर उसकी पीठ पर लगे सुनहरे धनुष पर पड़ी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी पीठ पर जो धनुष है वह किस तरह का हथियार है? इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? और वह आदमी जो खजाने के पहाड़ की मुहर के साथ तुम्हारा पीछा कर रहा था, वह किस तरह का हथियार था? ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह तुम्हारा संत हथियार नहीं है, लेकिन इसकी ताकत पूरी तरह से भयानक थी। जियान चेन ने जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि उसका दिल जवाब सुनने के लिए तेजी से धड़क रहा था। ये सुनकर कि जियान चेन जाग गया है, लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाकर जियान चेन को देखा, फिर बिना कुछ कहे नाचती हुई लिप्टो की ओर मुड़ गई। जियान चेन ने फिर से कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि यह मामला बहुत ही गुप्त था, और अगर लड़की उसे बताने को तैयार नहीं थी तो वह भीख नहीं मांगेगा। वे हथियार शासक के आयुध हैं। कुछ देर बाद लड़की ने आखिरकार बोल दिया, शासक आयुध बनाने की शर्तें बहुत ही खराब हैं। तियान युआन महाद्वीप में उनमें से बहुत से नहीं हैं, और ऐसा कहा जाता है कि शासक आयुध संत शासकों के हथियार हैं। एक संत शासक के मरने के बाद उनके संत हथियार दुनिया में विघटित होने के बजाय वे अपना रूप पूरी तरह से बनाए रखते हैं। लड़की ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया और अपना लंबा धनुष पकड़ा। फिर चुपचाप उसने कहा, इस लंबे धनुष का नाम सोलुना धनुष है। ये हमारे हुआन परिवार का शासक आयुध है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और अगली पीढ़ी के लिए हमारे प्राचीन पारिवारिक विरासत बन गया है। अगर यह शासक आयुध एक संत हथियार द्वारा बनाया गया था, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इतना मजबूत है। जियान चेन ने खुद से सोचा। शी जियांगरन के हाथ में मौजूद खजाने के पहाड़ की सील भी एक शासक आयुध है। हालांकि यह मेरे सोलुना धनुष जितना मजबूत नहीं है, लेकिन अपनी बेहतर ताकत के साथ वह पहले से ही एक दूसरे चक्र पृथ्वी संत मास्टर है।
खजाने के पहाड़ की सील के साथ वह मेरे सोलुना धनुष के साथ भी मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, लड़की ने समझाया। जियान चेन ने पूछना जारी रखा, उसके पास कौन सी बाधा है? अगर वह बाधा ना होती तो वह पहले ही शी जियांगरान को मार चुका होता। वह अवरोध कुछ ऐसा था जिसे एक संत शासक ने उस पर लगाया था। इसकी रक्षात्मक क्षमता उल्लेखनीय रूप से मजबूत है, इसलिए मेरा सोलुना धनुष भी इसे तोड़ने में असमर्थ है। लड़की ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शी जियांगरान की बाधा के बारे में उसे हर बार उसके बारे में सुनने पर सिरदर्द होने जैसा महसूस होता था। जियान चेन ने पूछा, क्या हमारे पास इसे तोड़ने या इसे खत्म करने का कोई तरीका है? लड़की ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। अगर बैरियर पर हमला किया जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। इसके अलावा बैरियर समय के साथ गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। अपने दांत पीसते हुए वह गुस्से से बोली, अगर शी जियांगरन की रक्षा करने वाली बैरियर नहीं होती तो मैं उसे बहुत पहले ही मार देती। शी परिवार कितना नीच है। हमारे हुआन परिवार के शासक आयुध को चुराने के लिए भाड़े के सैनिकों की सभा का उपयोग करना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे साथी परिवार मुझे भागने की अनुमति देने के लिए शी परिवार की बुरी योजनाओं का शिकार हो गए। बस जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते तब तक मैं चाचा फैंग और चाचा यू से अपने परिवार के सदस्यों की मौत का बदला लूंगी, लड़की ने गुस्से से वादा करते हुए कहा। ये सुनकर जियान चेन हंसा। मुझे यकीन है कि मैंने शी जियांगरान को ये कहते हुए सुना था कि वह आपके दो चाचाओं से निपटने के लिए अपने आदमियों को भेजेगा, जिससे आप असुरक्षित रह जाएंगी। अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने कहा, घृणित शी परिवार, वे हमारे सोलुना धनुष को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जरूर सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किया होगा। जियान चेन इस बात से खुश हुए बिना नहीं रह सका। शी जियांगरान के पास वह अवरोध है जो उसकी रक्षा कर रहा है, जिससे वह अमूर्त हो गया है। अपने शासक आयुध के साथ वह वास्तव में तैयार होकर आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके हुआन परिवार का सोलुना धनुष उनके हाथों में पड़ना तय है। लड़की ने अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए जियान चेन को घूरते हुए कहा, तुम्हें शांत रहना सीखना चाहिए बदमाश, वरना देखना जब मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगी तो क्या होता है। हाँ, मैं जो कह रहा हूं वह सब सच है। जियान चेन को कोई डर नहीं था, मानो वह अपने ज्ञान में सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम। लड़की कुछ देर तक जियान चेन को गुस्से से घूरती रही और अंत में आह भरकर गुफा के द्वार की ओर चली गई। उसका जाना वही था जो जियान चेन चाहता था। अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके ये देखने के लिए कि लड़की कितनी दूर है, जियान चेन ने खुद को ठीक करने के लिए अपनी रेडियंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रेडियंट सेंट फोर्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी और एक पल में अंधेरी गुफा को रोशन कर दिया। रेडियंट सेंट फोर्स दूधिया सफेद रोशनी में संघनित होने लगी, जिससे गुफा के अंदर ऐसा लगने लगा जैसे दिन का समय हो। इस पहले से अंधेरी गुफा के भीतर रेडियंट सेंट फोर्स ने इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत जगा दिया होगा। ये चमकदार रोशनी सूरज की तरह ही भयंकर थी, लेकिन जब ये चमकती रही तो ये दृश्य आंखों पर तीव्र नहीं था। रेडियंट सेंट फोर्स को नियंत्रित करने के लिए स्पिरिट के इस्तेमाल की जरूरत थी। जियान चेन की स्पिरिट की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही उसने अर्थ सेंट मास्टर बनने की दिशा में सफलता प्राप्त की। उसकी स्पिरिट और भी परिष्कृत हो गई थी। इसका उपयोग रेडियंट सेंट फोर्स के उपयोग को और भी अधिक ऊंचाई तक सुधारने के लिए किया जा सकता था, और इसलिए न केवल रेडियंट सेंट फोर्स गुणवत्ता में और भी समृद्ध थी, बल्कि इसे बनाने में अब कम समय लगता था। 2 घंटे बाद रेडियंट सेंट फोर्स ने जियान चेन को पूरी तरह से ठीक कर दिया, जिस गति से उसे केवल चमत्कारी ही कहा जा सकता है। अब जब जियान चेन की सेहत सामान्य हो गई थी तो वह तुरंत जमीन से उछल पड़ा और अपने स्पेस रिंग से पानी की कैंटीन निकाली। अपने कपड़े उतारकर वह खुद को साफ करने लगा। पानी का ये स्रोत कुछ ऐसा था जिसकी योजना जियान चेन ने शुरू से ही बनाई थी। चूंकि उसका स्पेस रिंग काफी बड़ा था, इसलिए वह बहुत सारे पानी के लौकी इकट्ठा करने में सक्षम था, जिनका वजन प्रत्येक 25 किलोग्राम था। यह उसके लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कुछ समय तक चलने के लिए पर्याप्त था। हुआ बर्फ का ठंडा पानी जियान चेन के सिर पर गिरा और उसके शरीर से बची हुई गंदगी बह गई। जब पानी जमीन पर गिरा तो उसने छपाक की आवाज की और तेज आवाज के साथ हर दिशा में बिखर गया। इस समय पीले कपड़े पहने लड़की चिंता से भरी नजरों से गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक चट्टान पर बैठी थी। वह जियान चेन द्वारा उससे कहे गए शब्दों के बारे में चिंतित थी। इस बार शिव परिवार निश्चित रूप से तैयार था, और जबकि चाचा फेंग और यू दोनों काफी मजबूत थे, शिव परिवार के पास बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो उन दोनों के खिलाफ लड़ सकते थे। अगर शी जियांगरन की बातों पर भरोसा किया जा सकता है तो उनके परिवार ने पहले से ही दोनों से निपटने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया हुआ था।
अगर ऐसा होता तो उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं होता। इस जगह पर शी जियांगरन के पास अभी भी वह रक्षात्मक अवरोध था, इसलिए उसकी सोलुना धनुष अपनी शक्ति के बावजूद उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। इस समय ट्रेजर माउंटेन की सील एक शासक आयुध भी थी, इस मामले में कि अगर शी जियांगरन इसे अपने सोलुना धनुष के खिलाफ इस्तेमाल करती तो उसके पास उस पर हमला करने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि यह कहा जा सकता है कि वह अपने सोलुना धनुष का उपयोग उसके अवरोध के विरुद्ध कर सकती है, लेकिन अधिक से अधिक ये थोड़े समय के लिए गतिरोध होगा। वह धनुष का उपयोग हमेशा के लिए नहीं कर सकती थी क्योंकि यह उसकी संत शक्ति को अविश्वसनीय दर से खत्म कर देगा। मैं निश्चित रूप से सोलुनाबो की रक्षा करूंगी। अगर सबसे बुरा हुआ तो मुझे मर्सेनरी सिटी पर भरोसा करना होगा और कबीले की मदद का इंतजार करना होगा। मुझे संदेह है कि शिव परिवार इसके लिए मर्सेनरी सिटी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा, लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय गुफा के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। लड़की तुरंत आवाज की ओर मुड़ी और गुफा के अंधेरे में घूरने लगी। कितना अजीब है, कोई आवाज कैसे आ सकती है? बदमाश बुरी तरह घायल है, इसलिए उसे हिलने डुलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेचैन मन से वह चुपचाप गुफा के अंदर की ओर बढ़ने लगी। इस समय जियान चेन ने अभी अभी स्नान किया था। हालांकि लड़की गुफा में गहराई तक जा रही थी, लेकिन वह किसी भी तरह की हत्या की मंशा, आभा या किसी भी खतरनाक विचार को प्रकट नहीं कर रही थी। पानी के जमीन से टकराने की भारी आवाज के कारण जियान चेन उसके अंदर चलने की आवाज को सुनने में असमर्थ था। लड़की जल्दी से उत्सुक भाव से अंदर चली गई। सावधानी से अंदर जाते हुए जैसे ही उसने अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा, उसका चेहरा तुरंत जम गया। उस पल में वह देख सकती थी कि जियान चेन अभी अभी नहाकर आया था और पूरी तरह से नग्न था। आह, तुम घटिया बदमाश हो, लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जोर से चीखी। गूडोंग, जियान चेन के सिर के ऊपर रखा लौकी तुरंत ही टूटकर जमीन पर गिर गया। जल्दी से जियान चेन ने अपने स्पेस रिंग के अंदर से कपड़ों का एक सेट पकड़ा और गुफा के एक अंधेरे कोने में उड़ गया। अपने शरीर पर गीली बूंदों की परवाह किए बिना उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उस समय तक लड़की ने अपनी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया था और वह कहीं और देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत चमक उठा था और उसका दिल बेतहाशा धड़कने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अध्याय 303 एकजुट होना। बाहर निकलने के बाद लड़की कभी गुफा के अंदर नहीं लौटी। यहां तक कि जियान चेन जिसने नए कपड़े पहन लिए थे, उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने नहीं सोचा था कि लड़की में कोई शिष्टाचार नहीं होगा और वह अपनी उपस्थिति बताए बिना अंदर चली जाएगी। यदि उसकी त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो जियान चेन ने यह मान लिया होता कि उसे उसके नग्न शरीर को देखने से कोई शिकायत नहीं है और आज वह दिन है जब वह एहसान चुकाएगी। यदि जियान चेन के विचारों का पता इस लड़की को चल जाए तो नदी में डूब जाना भी लड़की के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कुछ कपड़े पहनने के बाद जियान चेन गुफा से बाहर चला गया जहां लड़की उसके सामने पीठ करके खड़ी थी। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन जियान चेन देख सकता था कि उसकी गर्दन के दोनों तरफ चमकीले लाल रंग थे, जिसका मतलब था कि उसके गाल भी लाल रहे होंगे। नहाते समय एक लड़की द्वारा पूरी तरह से नग्न अवस्था में देखे जाने के बाद जियान चेन के लिए शर्मिंदगी महसूस न करना पूरी तरह से मुश्किल था। वह अभी भी अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव बनाए रखने में कामयाब रहा और बोला, अरे तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो और बिना आवाज किए मुझे नहाते समय देखने के लिए अंदर चले आए। कुछ साल पहले गलती से लड़की का शव देखने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई थी। अब जब वह लड़की नहाते समय चुपचाप और चुपके से गुफा में चली गई थी तो यह एक ऐसा अवसर था जिसे जियान चेन चूकने की हिम्मत नहीं करेगा। लड़की पहले तो शर्मिंदा हुई, लेकिन जैसे ही उसने जियान चेन को ये कहते सुना कि वह उसे नहाते हुए देखने के लिए चुपके से अंदर आई थी, उसका लाल चेहरा तुरंत जानलेवा हो गया। अब उसे शर्म नहीं आ रही थी। वह उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहाते हुए देखने की कोशिश कर रही थी? क्या तुम्हारी कोई आंखें भी हैं? जियान चेन अवाक रह गया। अपनी आंखों में पानी जाने से बचने के लिए उसने उन्हें बंद कर लिया था ताकि वह लड़की की आकृति न देख सके। हालांकि उसने उसकी चीख सुनी थी। एक ईमानदार भाव के साथ उसने समान रूप से कहा, मेरी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक से देख सकती हैं। तुम कितने बदमाश हो, क्या तुम्हें कोई शर्म भी आती है? मैं तुमसे ये पूछूं, वह गुफा मूल रूप से मेरी थी, मैंने तुम्हें वहां रहने की अनुमति देकर दया की, लेकिन फिर तुमने मुझे बताए बिना ही स्नान करना शुरू कर दिया। ये पहली जगह में तुम्हारी गलती थी, इसलिए मुझे दोष मत दो। लड़की ने अपना सम्मान बनाए रखने के लिए जवाबी हमला किया।
इससे पहले कि जियान चेन उसके खिलाफ कुछ भी कह सके, उसे पहले बहस जीतने की कोशिश करनी होगी। ये गुफा तो किसी और ने बनाई थी, ये तुम्हारी कब हो गई? जियान चेन ने हैरानी से पूछा। यह एक ऐसी गुफा है जिसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इसमें सबसे पहले प्रवेश करने वाली थी, तो स्वाभाविक रूप से मैं ही इस गुफा की मालिक हूं। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा। बहस करना उसकी एक खासियत थी जिसमें वह अच्छी थी। जियान चेन उसकी बातों से सहमत नहीं था और वह अवाक रह गया। उसे पता था कि अगर वह उससे बहस करेगा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे वह मिला था जिन्हें वह नहीं मार सकता था, और उतने ही कम लोग थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि शब्दों की लड़ाई एक अलग कहानी थी। जियान चेन द्वारा बताए गए बिंदुओं को उसने खा लिया। तर्क कुछ ऐसा नहीं था जो उससे सहमत था। उसका तर्क बेतुका और जिद्दी दोनों था। लड़की कह सकती थी कि 1 2 है और 2 3 है, और वह खुद पर बहुत आश्वस्त होगी। तर्क कुछ ऐसा नहीं था जो उससे सहमत था, और जियान चेन ने जीतने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश की थी, वे उसके द्वारा खा लिए गए थे। तुम जीत गए, जियान चेन ने गुस्से से कहा। उसने उसे जीतने देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि 2 वाक्यों के बाद भी उसने अपने शब्दों से उसे पूरी तरह दबा दिया था और उसे जीतने का कोई मौका नहीं दिया था। मैंने तुम्हारा शरीर देखा है और तुमने मेरा देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, इसलिए चलो इसे बराबर मान लेते हैं। अगर भविष्य में मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान हो तो मुझे बताना। ये कहते हुए जियान चेन बिना पीछे देखे ही चलने लगा। यो तुम बदमाश हो। जियान चेन को ये कहते हुए सुनकर कि उसने उसका शरीर देखा है, लड़की तुरंत घबरा गई क्योंकि उसका मनुष्य एक बार की घटना को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल रंग से चमक उठा। जियान चेन को पीटने के बाद उसका अच्छा मूड तुरंत ही खत्म हो गया क्योंकि वह शर्मिंदा और गुस्से में थी। आखिर तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा? मैंने तुमसे नहीं पूछा। अगर मैं खजाने के पहाड़ की सील को बाधित नहीं करती तो तुम बहुत पहले ही इसके द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लड़की ने गुस्से में कहा क्योंकि वह उस पर जवाबी हमला करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जियान चेन ने तुरंत चलना बंद कर दिया। स्थिति वैसी ही थी जैसा उसने कहा था। अगर वह सील को नियंत्रित करने के लिए अपने सोलुना धनुष का उपयोग नहीं करती तो वह सील से बच नहीं पाता। वह उससे यह बात नहीं कहना चाहता था, इसलिए वह चलता रहा। इस समय लड़की को अंततः एहसास हो गया था कि जियान चेन के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वह सामान्य हो गया था। स्तब्ध लड़की यह समझ नहीं पा रही थी कि जियान चेन इतने कम समय में अपनी चोटों से पूरी तरह कैसे उबर गया। अरे बदमाश, तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं? लड़की ने पीछे से गुस्से के भाव के साथ पूछा। उसकी चमकीली आंखें जिज्ञासा से जल रही थीं और वह उसे घूर रही थी। मेरे पास कुछ अच्छी दवाई है। जियान चेन जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन सवाल को टालने से लड़की उसके रहस्य को जानने के लिए और भी ज्यादा जिद करने लगती। उसके सवालों और शंकाओं को दूर करने के लिए उसे ध्यान से कोई कारण सोचना होगा। इसके साथ ही जियान चेन पहले से ही दूर चला गया था और लगभग लड़की की नजरों से ओझल हो गया था। जियान चेन की पीठ देखकर लड़की थोड़ी असमंजस में पड़ गई। अपने निचले होंठ को काटते हुए वह जोर से चिल्लाई, चुप रहो बदमाश, कहाँ जा रहे हो? जल्दी ही वह जियान चेन के पास पहुंच गई, जिसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने शांति से कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? लड़की ने पलकें झपकाईं। तुमने शे परिवार के 2 विशेषज्ञों को मार दिया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वे तुम्हें जाने दें। शे जियांगरान की बाधा और उसके खजाने के पहाड़ की सील के साथ तुम अकेले उसके लिए एक मुकाबला नहीं हो सकते। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे अगर शे जियांगरान तुम्हें पकड़ लेता है। तुम ही डर रहे हो, जियान चेन ने कहा। लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। मैं किसी चीज से नहीं डरती, बदमाश। अब और झूठ मत बोल वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। यदि वह धनुष न होता तो तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं होते, और उस धनुष के साथ भी तुम मुझे हरा नहीं पाते। जियान चेन लगभग अपनी दुखी स्थिति को भूल गया और उसने उसी भावहीन स्वर में बात की जैसा उसने ये सब होने से पहले किया था। लड़की अब काफी क्रोधित हो गई क्योंकि उसकी छाती क्रोध से सिकुड़ गई थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। घायल अवस्था में भी जियान चेन शे जियांगरान के खिलाफ लड़ने से पहले रिकॉर्ड समय में शे परिवार के 2 पृथ्वी संत मास्टर्स को मारने में सक्षम था। उसकी ताकत निश्चित रूप से उसकी खुद की ताकत से अधिक थी। चुपचाप लड़की शांत होने लगी और फिर अंत में अनिच्छा से बोली, शी जियांगरान की ताकत तुमने खुद ही देखी है। उसकी रक्षात्मक बाधा के साथ तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
इसके अलावा उसके पास जब चाहे तब ट्रेजर माउंटेन की सील का उपयोग करने की शक्ति है। अगर हम दोनों में से कोई भी उसके सामने आ जाए तो हम निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाएंगे या मर भी जाएंगे। मेरा सोलुना धनुष कुछ समय के लिए शी जियांगरान को रोक सकता है और ट्रेजर माउंटेन की सील को नियंत्रित कर सकता है, और तुम व्यक्तिगत रूप से शी जियांगरान द्वारा लाए गए किसी भी व्यक्ति से निपट सकते हो। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उसके खिलाफ बच सकते हैं। लड़की ने अपनी बातों से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से उसने चतुराई से बात की थी, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि वह उसके साथ मिलकर काम करना चाहती थी। सोचने के लिए रुकते हुए जियान चेन ने उसकी योजना के अनुमोदन में अपना सिर हिलाया। शिव परिवार के 2 विशेषज्ञों को मारने के बाद शिव परिवार निश्चित रूप से उसे इसके लिए माफ नहीं करेगा। शी जियांगरन की रक्षात्मक बाधा सोलुना धनुष के लिए तोड़ने के लिए बहुत मजबूत थी, और अगर जियान चेन की नीली और बैंगनी तलवार क्यू बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो जियान चेन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। शी जियांगरन पूरी तरह से अनियंत्रित था, अपने अवरोध के पीछे छिपा हुआ। वह लगातार हमला करने के लिए अपने सील ऑफ ट्रेजर माउंटेन का उपयोग कर सकता था। उस समय अगर लड़की ने अपने सोलुना धनुष का उपयोग ट्रेजर माउंटेन की सील को रोकने के लिए नहीं किया होता, तो उसके लिए भागना वास्तव में कठिन होता। भले ही वह इससे भाग गया हो, फिर भी उसे शी जियांगरन से भागने में पूरा दिन बर्बाद करना होगा। शी जियांगरान द्वारा अपने खजाने के उपयोग ने जियान चेन को असहाय बना दिया था, लेकिन यदि खजाना शी जियांगरान के हाथों से गिर जाता, तो जियान चेन उसे कोई मजबूत व्यक्ति नहीं मानता। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाना और मारा जाना जिसे वह योग्य नहीं समझता, उसके लिए असहनीय शर्म की बात होगी। इसलिए इस लड़की के साथ जुड़ना एक अच्छी योजना होगी। जियान चेन और लड़की चुपचाप यात्रा करते रहे। कोई बेकार की बातचीत भी नहीं सुनी गई और न ही कोई परिचय दिया गया, इसलिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का नाम नहीं जानता था। उनके दिलों में ऐसा लग रहा था जैसे कि दूसरा व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। रास्ते में जब कई प्रतियोगियों ने देखा कि जियान चेन कितना युवा था और उसके बगल में बैठी लड़की कितनी सुंदर थी, वे बेहद हैरान थे। इससे पहले 2 पुरुष थे जो बमुश्किल महान संत मास्टर थे, और यहाँ तक कि कुछ पृथ्वी संत मास्टर भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से जियान चेन को कम आंका था। उनमें से अधिकांश को जियान चेन की तलवार से गले में छुरा घोंपा गया था, जबकि छोटे अल्पसंख्यक को पीले कपड़े वाली लड़की ने मार डाला था क्योंकि उन्होंने उसके प्रति अभद्र तरीके से बात की थी। एक पृथ्वी संत मास्टर को उसके सोलुना धनुष ने उड़ा दिया था और एक दयनीय और हिंसक मौत मर गई थी। हालांकि वह खुद काफी जवान दिखती थी, लेकिन उसे हत्या करना कोई नई बात नहीं थी। हमेशा शांत रहने वाले जियान चेन के स्तर पर न होने के बावजूद हर हत्या के दौरान उसका हाव भाव एक जैसा ही रहा और उसने हर वार को मजबूती से किया। इस वजह से जियान चेन मन ही मन उसकी प्रशंसा करता था। एक अमीर परिवार की संतान के लिए इतना कुछ कर पाना एक कठिन काम था, खासकर अगर वह बहुत मूल्यवान युवा बेटी थी। आधा महीना जल्दी ही बीत गया। जियान चेन और लड़की बिना शी जियांगरान को देखे यात्रा करते रहे। अब तक वे तलवार जैसे पहाड़ों से बहुत दूर चले गए थे और अब वे एक ऐसी पर्वत श्रृंखला पर थे जहां हर जगह घास थी। इस समय में जियान चेन और लड़की ने एक दूसरे को अनदेखा करना जारी रखा। वे शायद ही कभी एक दूसरे से बात करते थे या यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं करते थे। केवल एक बात जो ध्यान देने योग्य थी वह ये थी कि इस आधे महीने के समय में उन दोनों ने बहुत सारा लाभ कमाया था। उनमें से प्रत्येक के पास अब कई पृथ्वी संत मास्टर्स को मारने के बाद कुल 1000 टोकन थे। यहाँ तक कि उन्होंने जिन महान संत मास्टर्स को मारा था उनमें से कुछ के पास कम से कम 50 टोकन थे। पहले दौर की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही थी और सिर्फ 1 महीने और 2 दिन बचे थे। इस कम समय में सभी टोकन पृथ्वी संत मास्टर्स के बीच एकत्र हो जाएंगे। बहुत कम महान संत मास्टर्स अपने टोकन को अपने पास रख पाएंगे। जैसे ही जियान चेन और लड़की एक विशाल ढलान पर चढ़ रहे थे, जियान चेन को युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही थीं। स्रोत की ओर देखते हुए वह एक आदमी को देख सकता था जिसके शरीर के चारों ओर पवन संत बल था और वह 2 पृथ्वी संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ रहा था। उनसे बहुत दूर नहीं एक खून से लथपथ आकृति थी जो जमीन पर पड़ी थी। हवा से प्रेरित पृथ्वी संत मास्टर बहुत शक्तिशाली था। अकेले ही वह 2 पृथ्वी संत मास्टर्स से लड़ सकता था और धीरे धीरे जीत सकता था। उन दोनों के शरीर पर बहुत सारे घाव थे जिससे उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे। हालांकि हवा से प्रेरित पृथ्वी संत मास्टर पर एक भी खरोंच नहीं थी। अवचेतन रूप से जियान चेन ने उस जगह की ओर देखा जहां वह व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। तुरंत ही उसे एक मजबूत शरीर दिखाई दिया जो उसे काफी परिचित लगा। करीब से निरीक्षण करने पर जियान चेन की आंखें अचानक खुली रह गईं क्योंकि अंदर एक खतरनाक चमक दिखाई दी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, खून की प्यास की भावना महसूस की जा सकती थी।
अध्याय 304 किन शियाओ से मुलाकात। किन जियाओ टिल्डर। जियान चेन गुस्से से दहाड़ उठा और उसका पूरा शरीर दृष्टि से ओझल हो गया। बिजली की तरह तेज गति से जियान चेन उन 3 आदमियों की ओर भागा जो वर्तमान में लड़ रहे थे। उसी समय उसके शरीर से हत्या की भावना का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकलने लगा, जो सीधे हवा में उछलने लगा। लड़की ने देखा कि जियान चेन तेजी से भाग रहा था और उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वह पहले उसके ठीक बगल में खड़ी थी और उसका सुनहरा धनुष बाहर था। जियान चेन के साथ यात्रा करने के दिनों से उसने उसके व्यक्तित्व को जल्दी से पहचान लिया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसमें इतना बड़ा बदलाव देखा था। वह जियान चेन के पीछे तेजी से चली गई। जियान चेन की दहाड़ तुरंत तीनों लड़ाकों ने सुनी। खून से लथपथ दोनों व्यक्ति चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो तियानकिन कबीले के युवा स्वामी से परिचित हो। वे दोनों पहले ही लड़ाई में अपनी सारी ताकत खर्च कर चुके थे और जीवन में एक नया मौका पाकर बेहद राहत महसूस कर रहे थे। जिस क्षण उन्होंने जियान चेन को अपनी ओर दौड़ते देखा, उनके चेहरे से खुशी गायब होने से पहले ही उनकी खुशी गायब हो गई और उसकी जगह पूरी तरह निराशा के भाव आ गए। वे दोनों जियान चेन को जानते थे और जानते थे कि वह किन शियाओ का एकमात्र विदेशी मित्र था, लेकिन जबकि साधना में उसकी प्रतिभा इतनी भी खराब नहीं थी, जियान चेन अभी भी युवा था और केवल एक महान संत गुरु था। उनका प्रतिद्वंद्वी एक पृथ्वी संत गुरु था और अपनी पवन संत शक्ति के साथ वास्तव में बहुत मजबूत था। अगर वे दोनों मिलकर उसे नुकसान में नहीं डाल पाते तो जियान चेन भी ऐसा नहीं कर पाता। इस समय तक पवन द्वारा अभिहित पृथ्वी संत मास्टर ने जियान चेन को देख लिया था। जिस क्षण उसने जियान चेन पर सुंदर रूप देखा, उसके चेहरे पर तुरंत आत्मविश्वास की झलक गायब हो गई। उसके अंदर भय की गहरी भावना छा गई क्योंकि उसने लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी थी। मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। पृथ्वी संत मास्टर ने अनिच्छा से थूका और भागने के लिए हवा में उड़ गया। जैसे ही वह व्यक्ति वहां से चला गया, बुरी तरह घायल एक व्यक्ति, जिसने अपनी अधिकांश संत शक्ति खो दी थी, तुरंत बेहोश हो गया। दूसरे व्यक्ति में भी कोई ऊर्जा शेष नहीं बची थी और वह भी मुरझाए चेहरे के साथ पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। किन जियाओ, कैसा महसूस कर रहे हो? उठो। जियान चेन जल्दी से किन जियाओ के पास पहुंचा और उन्मत्त तरीके से बार बार उसका नाम पुकारा। किन जियाओ के घाव बहुत गंभीर थे और वह खून से लथपथ था। यहां तक कि उसके नीचे की घास भी उसके खून से लथपथ थी। उसके शरीर पर जियान चेन ने 2 भयानक गहरे घाव देखे। उसकी कमर पर किन जियाओ का शरीर लगभग 2 टुकड़ों में कटा हुआ था और उसका आधा शरीर अभी भी जुड़ा हुआ था। दूसरा घाव उसकी छाती पर था जहां तलवार घुसी हुई थी, जिससे उसके अंदरूनी अंगों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। किन जियाओ अभी अंडरवर्ल्ड के दरवाजे से आधी दूरी पर था। जल्दी करो, अपने धनुष से उसे मार गिराओ। उसे भागने मत दो, जियान चेन ने दहाड़ते हुए कहा, जैसे ही उसने पीले कपड़े वाली लड़की को हवा से तेजी से गायब हो रही पृथ्वी संत मास्टर की आकृति की ओर इशारा किया। नजर में आते ही लड़की ने पहले से ही उस आदमी को मारने के लिए अपने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने जियान चेन की आज्ञाकारी आवाज सुनी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। अपने हाथों को वापस उसी जगह पर लाते हुए जहां वे मूल रूप से थे, उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं मना करती हूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? धमाका। जियान चेन की मुट्ठी जमीन पर जोर से लगी, जिससे नर्म जमीन में आधा मीटर गहरा छेद हो गया। जियान चेन की रक्तरंजित आंखें खतरनाक तरीके से लड़की को घूर रही थीं, जबकि उसका गुस्सा हवा में उड़ता जा रहा था। इस बार जियान चेन सच में गुस्से में था। जियान चेन की लगभग खून की प्यासी और जानवर जैसी शक्ल देखकर लड़की का दिल डर से कांप उठा और फिर वहीं रुक गया। स्पष्टता के इस पल में उसे अचानक बहुत पछतावा हुआ। जब उसने भागने वाले व्यक्ति को गोली मारने से मना कर दिया और अपना ध्यान खो दिया, तो हवा के कारण धरती के संत मास्टर पर्वत श्रृंखला से आगे निकल गए और नजर से ओझल हो गए। जियान चेन। जैसे ही जियान चेन किन शियाओ के घावों को ठीक करने के लिए रेडियंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करने वाला था, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और किन शियाओ की आंखें खुल गईं। उसका मुंह थोड़ा कांप रहा था और उसने धीरे से जियान चेन का नाम पुकारा। किन जियाओ, रुको, मैं तुम्हें एक पल में ठीक कर दूंगा। जियान चेन ने किन जियाओ को ठीक करने के लिए विश्वसार के चारों ओर रेडियंट सेंट फोर्स को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अभी किन जियाओ अत्यधिक खतरे में था, उसकी जान खतरे में थी और किसी भी समय उसे मारा जा सकता था। जियान चेन। किन जियाओ की आंखें थोड़ी और खुली, क्योंकि उसका दाहिना हाथ जियान चेन के हाथों को पकड़ने की कोशिश में कांप रहा था। धीरे धीरे इसे अपने स्पेस बेल्ट पर रखते हुए उसने बोलना शुरू किया, हे, मदद करो, मुझे एक हरे हरे रंग की बोतल, मेरे
स्पा स्पेस बेल्ट से बाहर लाओ। किन जियाओ की आवाज धीमी पड़ने लगी थी और उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। एक हल्की सांस छोड़ते हुए उसका सिर नीचे झुका और वह बेहोश हो गया। जियान चेन को तुरंत समझ आ गया कि किन शियाओ का संदेश क्या था। किन शियाओ के घावों को छुए बिना सावधानी से अपना स्पेस बेल्ट लेते हुए उसने अंदर की सामग्री को तेजी से खोजना शुरू किया और अंत में 3 हरी चीनी मिट्टी की बोतलें निकाली। जैसे ही जियान चेन ने तीनों बोतलें निकाली और उन्हें खोला, एक मीठी खुशबू का एहसास हुआ। प्रत्येक बोतल में एक अंगूठे के आकार की गोली होती थी जिसमें से हल्की सफेद चमक निकलती थी। ये है। जियान चेन ने चौंककर और पहचानकर चिल्लाया। जबकि तीनों छर्रों के खोल पर हल्का पाउडर जैसा कुछ दिख रहा था, खोल के अंदर रेडियंट सेंट फोर्स की शुद्ध मात्रा थी। जियान चेन एक रेडियंट सेंट मास्टर की तरह था और रेडियंट सेंट फोर्स के प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझता था। तुरंत छर्रों को पकड़कर उसने उन्हें किन शियाओ के मुंह में डाल दिया। गोली निगलने के बाद किन जियाओ के चेहरे का रंग बेहतर होने लगा। रेडियंट सेंट फोर्स से भरी गोली किन जियाओ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसकी जान बचाना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि किन जियाओ को अभी भी जागना बाकी था। किन शियाओ की हालत स्थिर होने के बाद जियान चेन ने राहत की सांस ली। फिर वह खून से लथपथ 2 आदमियों की ओर मुड़ा। उसने 2 लोगों को पहचान लिया था। उनमें से एक किन जुए था, जिसके बारे में किन शियाओ ने कहा था कि उसके पिता ने उसे बाहरी दुनिया से उठाया और बड़ा किया था। वह तियानकिन कबीले में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था और उसका दिल बेहद वफादार था, लेकिन अभी वह बेहोश था। दूसरा आदमी भी तियानकिन कबीले का सदस्य नहीं था और वह उन लोगों में से एक था जो उसके साथ भाड़े के शहर के स्पेस गेट में प्रवेश कर गया था। वह तियानजू का साथी था, लेकिन अभी उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था क्योंकि वह जमीन पर बैठा था और अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक उपचार की गोली खा रहा था। 3 आदमी तीव्र गति से जियान चेन की नजर में आए। तीनों व्यक्तियों को सभी ने तुरंत पहचान लिया। बड़े भाई। अचानक एक खुशी भरी आवाज सुनाई दी क्योंकि धीरे धीरे ठीक हो रहे व्यक्ति ने तीनों व्यक्तियों को देखा और उनसे मिलने के लिए रेंगने की कोशिश की। ये 3 व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से तियानजू और तियानकिन कबीले के बाहर के 2 अन्य भाई थे। चौथा भाई, चौथा भाई, चौथा भाई। तियानजू और अन्य 2 लोगों ने खून से लथपथ उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया और घबराकर उसकी ओर दौड़े और उसे आवाज लगाई। चौथे भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? चौथे भाई, बताओ किस कमीने ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? अपने भाई की खून से लथपथ आकृति देखकर बाकी 2 लोग क्रोधित हो गए। तियानजू का अपना चेहरा काफी भद्दा था क्योंकि तीनों ने चारों ओर देखना शुरू किया और देखा कि तियानकिन कबीले के युवा स्वामी जियान चेन की बेहोश आकृति और उसके ठीक बगल में सुनहरी लंबी धनुष वाली लड़की थी। तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी ने लड़की पर चिल्लाते हुए कहा। वे सभी जानते थे कि जियान चेन कौन है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह नई लड़की कौन है। लड़की ने तीनों को घृणा से देखा और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे बात करने या उनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। लड़की का रवैया देखकर दूसरे आदमी ने उस पर ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, शरारती लड़की, हमने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम बहरी हो? उसके बोलने के बाद लड़की के चेहरे पर उदासी छा गई और वह उन्हें घृणा भरी नजरों से घूरने लगी। एक और शब्द बोलो और मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने अनुमान लगाया था कि जियान चेन इन लोगों को जानता है और अगर ऐसा नहीं होता तो वह बहुत पहले ही इन लोगों के खिलाफ कदम उठा चुकी होती। आखिरकार ये तीनों लोग पृथ्वी के संत मास्टर थे और निस्संदेह उनके पास कई टोकन होंगे। तुम। जिस आदमी से वह बात कर रही थी वह गुस्से से गुर्राया जैसे उसके हाथों में एक चाकू जैसा हथियार दिखाई दे रहा हो। तुम जीने से थक गई हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए वह उस पर झपटा। अरे दूसरे भाई, इतने लापरवाह मत बनो। तुम्हें उसके जैसी खूबसूरत लड़की के खिलाफ इतनी जल्दी कुछ नहीं करना चाहिए। तुरंत एक बदसूरत दिखने वाले आदमी ने दूसरे आदमी को हमला करने से रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वह लड़की को कामुक नजर से देखने लगा। यह सुनकर दूसरा भाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। एक गहरी हंसी के साथ उसने कहा, तीसरे भाई, तुम हम में से सबसे होशियार हो। इस खूबसूरत महिला का इतनी जल्दी मर जाना बहुत शर्म की बात होगी। फिर लड़की से बात करते हुए वह एक बार फिर हंसा, छोटी सुंदरी, मैंने अपना विचार बदल दिया है। ऐसी खूबसूरत महिला को मारना बहुत शर्म की बात होगी। तुम हमारे साथ अच्छा समय क्यों नहीं बिताती? अगर तुम इसे एक सुखद समय बना सकती हो तो यहाँ बड़ा भाई तुम्हें जाने देगा। लड़की का चेहरा अंधकार में भाव से जम गया। ये सुनकर जियान चेन का चेहरा भी काला पड़ गया।
हालांकि उसके पास उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें थीं, लेकिन अब वह उन दोनों की बातों का सम्मान नहीं कर सकता था, क्योंकि लड़की और वह दोनों एक ही पक्ष में थे। अंत में तियानझोउ और उसके भाई उसके साथ ठीक से नहीं बैठे, क्योंकि तियानझोउ ने शुरू में तियानकिन परिसर में उसके लिए बहुत परेशानी खड़ी की थी। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप दोनों के लिए अपना मुंह बंद रखना सबसे अच्छा होगा। जियान चेन धीरे से खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े लोगों को ठंडी निगाहों से देखने लगा। भाड़ में जाओ बेटा, सुंदरी और हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हारी बारी कब से बीच में आने की है। मौत तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। दूसरे भाई ने जियान चेन को खतरनाक तरीके से घूरा। जबकि जियान चेन की युवा स्वामी किन जियाओ के साथ अच्छी दोस्ती थी, जो तियानझोउ के समान कबीले में था, वे तियानझोउ के भाई थे और जानते थे कि जियान चेन वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह पसंद करता था। पहले चुप रहने वाला तियानझोउ एक गहरे भाव के साथ देख रहा था। उसकी नज़र जियान चेन को मारने के इरादे से भरी हुई थी। उसके पास पहले से ही वैलोरेंट सिटी में जियान चेन के बारे में बहुत सारी शिकायतें थीं और उसने विवाद भी शुरू कर दिया था। अगर कुलपति दोनों को रोकने के लिए नहीं आते तो वह जियान चेन से लड़ता। भाड़े के शहर में भी वह कई बार जियान चेन को मारना चाहता था, लेकिन ग्रैंड एल्डर के कारण उसे रोक दिया गया था। हालांकि अब उसके सामने एक अफसर बैठा था, वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। तियानझोउ ने खून से लथपथ आदमी को एक नज़र से देखा, जो तुरंत समझ गया कि तियानझोउ क्या कहना चाह रहा था। जियान चेन की ओर इशारा करते हुए वह जोर से चिल्लाया, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, हम पर इस बेरहम लड़के ने हमला किया था। ये क्रूर युवक हमारे तियानकिन कबीले के किन शियाओं को मारना चाहता था। जब उसने हमला किया तो दूसरे कबीले के सदस्य और मैं चौंक गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर बड़े भाई इतनी जल्दी यहाँ नहीं आते तो मुझे डर है कि मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा। अपने आंसू पोंछते हुए चौथा भाई जोर जोर से कराहने लगा। तियानझोउ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, युवा, तुमने मेरे बड़े भाई की दयालुता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जबकि तुम एक सम्मानित अतिथि होने का सम्मान करते हो, तुम चेतना से इतने रहित कैसे हो सकते हो। आज मैं तियानझोउ तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तीसरे सबसे बड़े, जाओ और हमारे किन शियाओं के हत्यारे को पकड़ो। तियानझोउ की नज़र में जियान चेन केवल एक महान संत गुरु था और उसे व्यक्तिगत रूप से पकड़ने लायक व्यक्ति के रूप में देखने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, सबसे बड़े भाई। तीसरे भाई ने तुरंत हरकत में आकर अपने संत हथियार के साथ जियान चेन पर हमला किया। शुरू से ही उसने इस महान संत गुरु को नजर में लाने की कभी जहमत नहीं उठाई थी। एक चमकीली रोशनी के साथ जियान चेन ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह सब बेकार होगा। रुको। अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, जब खून से लथपथ किन जुए जाग गया, जब सभी लोग विचलित हो गए थे। काफी प्रयास के बाद उसने नाजुक ढंग से कहा, आप गलत समझ रहे हैं। हम पर एक बहुत ही शक्तिशाली पृथ्वी संत मास्टर ने हमला किया था, जो भाई जियान चेन से संबंधित नहीं था। तियानझोउ का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने किन जुए को घूरते हुए कहा, क्या बकवास है। किन जुए, तुम्हें जरूर सिर पर चोट लगी होगी। तुम किन शियाओ और चौथे भाई पर स्पष्ट रूप से जियान चेन ने घात लगाकर हमला किया था, वहां और कौन है। ये सुनकर किन जुए की आंखें 2 बार चमकी, लेकिन फिर चुप हो गईं। वह अभी अभी जागा था और उसने तियानझोउ के शुरुआती शब्द नहीं सुने थे, इसलिए उसे स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। वह जानता था कि तियानझोउ जियान चेन के लिए जीवन को कठिन बनाना चाहता था, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण वह खुद की देखभाल भी नहीं कर सकता था। जियान चेन की मदद करने की ताकत जुटाना तो दूर की बात थी। इस समय तीसरा सबसे बड़ा बेटा पहले ही जियान चेन के पास पहुंच चुका था और उसके सुंदर गोरे चेहरे के सामने ही हंसी उड़ा रहा था। एक ही झटके में उसका हाथ जियान चेन के कंधे को इतनी ताकत से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि एक महान संत गुरु की हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएंगी। जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं जब उसके दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड दिखाई दिया। तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति के प्रतिक्रिया करने से पहले ही लाइट विंड स्वॉर्ड उस आदमी के गले के पास रुक गई थी। इस अचानक घटना से वह व्यक्ति चौंक गया। यहां तक कि जो हाथ जियान चेन के कंधे को पकड़ने वाला था, वह भी तुरंत रुक गया और वह पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। यू तीसरा सबसे बड़ा बेटा पूरी तरह से अवाक होकर अपने गले पर लगी तलवार को देखता रहा, क्योंकि सदमे के कारण वह हकलाने लगा था। एक अकेला ग्रेट सेंट मास्टर अप्रत्याशित रूप से अपने सेंट वेपन को उसकी गर्दन तक लाने में सक्षम था, बिना उसे पता चले। एक अर्थ सेंट मास्टर के लिए ये कुछ ऐसा था जिसे महसूस करके वह पूरी तरह से चौंक गया था। आप इस स्थिति में काले को सफेद में बदलने में कामयाब हो गए हैं। मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें।
जियान चेन ने तियान झोऊ को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा। युवा पीढ़ी द्वारा धमकी दिए जाने के कारण तियान झोऊ का चेहरा काला पड़ गया। आगे बढ़ो, उसे मार डालो और तीसरे भाई को बचाओ। इसके साथ ही तियान झोऊ ने अपनी लाल रंग की तलवार वापस खींच ली और जियान चेन की ओर बढ़ गया। अपना स्वयं का संत हथियार निकालकर दूसरा भाई भी जियान चेन की ओर बढ़ा। उसी समय जियान चेन की तलवार के सामने बंधक बना हुआ तीसरा भाई तुरंत ही इस बात का फायदा उठाता है कि उसका ध्यान उससे हटकर तियान झोऊ और बाकी दो पर चला गया। एक तेज हरकत के साथ उसके हाथ एक पल में जियान चेन के गले पर चले गए। तिरस्कार और व्यंग्यात्मक भाव से देखते हुए जियान चेन ने तीसरे भाई की गर्दन पर तलवार को तेजी से खींचा। एक पल में उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया और उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसके खून से नीचे की जमीन रंग गई। तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा भाई। तियान झोऊ और अन्य लोग क्रोध और शिकायत में चिल्ला उठे। साले, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा, बदला लेने के लिए। तियान झोऊ और अन्य लोग गुस्से में दहाड़ने लगे और जियान चेन को ऐसी नजरों से घूरने लगे जैसे कि वे जियान चेन को नष्ट करना चाहते हों। फुट। अचानक एक और सीटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कि जियान चेन के पीछे से एक सुनहरी रोशनी की किरण आए हो। एक पल में बिजली की तरह चमकती हुई रोशनी दूसरे भाई की छाती में घुस गई। जहां दिल होना चाहिए वहां सिर्फ एक छेद दिखाई दे रहा था। दूसरे भाई की छाती में वार करने के बाद भी तीर की गति कम नहीं हुई और वह एक और 100 मीटर तक चला, फिर एक पहाड़ी ढलान से टकराकर गायब हो गया। जियान चेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पीले कपड़े पहने लड़की का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके हाथों में सुनहरा सोलुना धनुष था जिसकी डोरी ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी झनकृत की गई हो। दूसरे सबसे बड़े भाई ने ही सबसे पहले उसका अपमान किया था और लड़की के व्यक्तित्व के कारण उसके लिए उसे माफ करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अगर तीसरे भाई को जियान चेन ने नहीं मारा होता तो वह उसे भी मार देती। दूसरे सबसे बड़े बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने सुनहरे धनुष और उसे चलाने वाली लड़की को अविश्वास से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसी कमजोर और कमजोर दिखने वाली लड़की में इतनी भयानक लड़ने की शक्ति होगी। उस सुनहरे तीर की गति इतनी ज्यादा थी कि वह समझ नहीं पाया। धमाका। दूसरे सबसे बड़े बेटे का शव जमीन पर गिर पड़ा। वह मर चुका था। इस कमजोर दिखने वाली छोटी लड़की द्वारा मारे जाने के बाद वह मरने के बाद भी कभी चैन से नहीं रह पाएगा। अपने दूसरे भाई को मरा हुआ देखकर तियान झोऊ का चेहरा घबरा गया और फिर तुरंत सफेद पड़ गया। जियान चेन और इस युवा लड़की की लड़ने की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दूसरे और तीसरे भाई दोनों की ताकत उससे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे दोनों तुरंत मारे गए थे। सबसे भयानक बात तो वह तीर था जो पीले कपड़े पहने लड़की ने मारा था। उन्होंने उसे भयभीत कर दिया। अगर उस पर गोली चलाई गई होती तो उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि वे इतने करीब थे। उसका भी वही हश्र होता जो उसके दूसरे भाई का हुआ था। तियान झोऊ ने तुरंत जियान चेन की ओर अपनी गति रोक दी। विकास में इस अचानक बदलाव के साथ वह अचानक एक समस्याग्रस्त दुविधा में फंस गया। जियान चेन ने तियान झोऊ को ध्यान से देखा और ताना मारा, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम मुझे मार डालोगे? लेकिन तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? ये सुनकर तियान झोऊ का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने दोनों को जहरीली नजर से देखा। बेटे, मैं तियान झोऊ इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए तियान झोऊ भागने के लिए विपरीत दिशा में उड़ गया। तुरंत ही अपने धनुष को खींचते हुए लड़की भागते हुए तियान झोऊ पर निशाना लगाने ही वाली थी कि जियान चेन अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और तियान झोऊ की ओर उड़ गया। उसके आधे रास्ते में जियान चेन की तलवार रोशनी में चमक उठी क्योंकि तलवार क्यूई की एक केंद्रित मात्रा तियान झोऊ पर उड़ी। अपने पीछे कुछ अजीबोगरीब चीज का पीछा करते हुए महसूस करते हुए तियान झोऊ ने एक तरफ उड़ान भरी और साथ ही अपनी अग्निसंत बल की बढ़ी हुई तलवार का इस्तेमाल तलवार क्यूई को तोड़ने के लिए किया, जिसे वह टाल नहीं सकता था। इस देरी के साथ उसकी यात्रा की गति पहले की तुलना में बहुत धीमी थी और इसलिए जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर वार करने से पहले उसे जल्दी से पकड़ लिया था। अपने भागने के रास्ते से रोक दिए जाने के बाद तियान झोऊ जियान चेन से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसके शरीर से सेंट फोर्स के बाहर निकलने के साथ उनके चारों ओर दबाव बढ़ने लगा और उनके नीचे की घास सूखने लगी। हाँ, तियान झोऊ चिल्लाया। एक जोरदार झटके के साथ उसकी विशाल तलवार जियान चेन पर बरस पड़ी। बिना किसी डर के जियान चेन ने अपनी तलवार क्यूई से बढ़ी हुई लाइट विंड तलवार को दूसरे के खिलाफ पटक दिया। फिर अपने हाथ को हिलाते हुए लाइट विंड तलवार ने तलवार को पटक दिया, जिससे विशाल तलवार एक तरफ उड़ गई।
बहुत ज्यादा ताकत के साथ तलवार ने तुरंत तियानझू की छाती में गहरी चोट मारी, इससे पहले कि उसकी नोक उसकी पीठ से बाहर निकल जाए। तुम एक पृथ्वी संत गुरु हो। कैसे? उस पल तियानझू को पूरी स्पष्टता मिल गई थी। जिस व्यक्ति को उसने कभी देखने की जहमत नहीं उठाई थी, वह कोई महान संत गुरु नहीं, बल्कि एक पृथ्वी संत गुरु था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तीसरे भाई को मारने में सक्षम थे और मेरे पीछे भागे। तियानझू का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे बहुत पछतावा होने लगा। अगर उसे पहले पता होता कि जियान चेन एक अर्थ सेंट मास्टर है, तो वह उसे भड़काने की कोशिश नहीं करता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको इसके बारे में बहुत देर से पता चला। जियान चेन ने भावनाहीनता से कहा, क्योंकि उसकी हत्या की मंशा स्पष्ट थी। अध्याय 305 शासक के शस्त्रास्त्र को एक बार फिर देखना। तियानझू ने जियान चेन को खतरनाक नजर से देखा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जियान चेन हंसा, ये तुम्हारे कामों का नतीजा है। ये तुम ही थे जिन्होंने ये सब शुरू किया और फैसला किया कि मैं गलत था, और फिर तुम मुझे मारना चाहते थे। एहसान वापस करने के लिए मुझे दोष मत दो। इसके साथ ही जियान चेन ने धीरे से तियानझू की छाती से तलवार खींच ली, जिससे खून की एक नदी बह निकली। जियान चेन की तलवार तियानझू के सीने में उसके दिल से सिर्फ 2 इंच की दूरी पर लगी थी। हालांकि तलवार सीने के आर पार हो गई थी, लेकिन उसके जैसे आदमी के लिए यह जानलेवा चोट नहीं थी। ये जानते हुए कि जियान चेन उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तियानझू ने अपनी सावधानी वाली मुद्रा त्याग दी और गंभीर चीख के साथ दहाड़ते हुए कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। तियानझू की विशाल तलवार से रोशनी फूट पड़ी और आग जैसी सुगंध उसकी तलवार के चारों ओर घूमने लगी। दोनों के आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया क्योंकि नीचे की घास भी तेजी से सूखने लगी। तो फिर मर जाओ, तियानझू चिल्लाया, क्योंकि उसकी तलवार एक ज्वलंत प्रकाश में बदल गई जो जियान चेन पर दहाड़ती हुई नीचे आए। वह जानता था कि जब तक अजीब लंबे धनुष वाली लड़की वहां थी, उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। चाहे वह कहीं भी जाए, वह मर जाएगा, लेकिन वह उम्मीद है कि वह जियान चेन को अपने साथ नीचे खींच सकता है। भले ही वह जियान चेन को मार न सके, लेकिन वह कम से कम उसे काफी नुकसान पहुंचाएगा। अभी प्रतियोगिता के इस भाग के समाप्त होने में केवल 1 महीना बचा था। इसका मतलब था कि यह प्रतियोगिता का सबसे तीव्र भाग होगा। अगर वह इस महत्वपूर्ण क्षण में जियान चेन को घायल कर सकता है, तो जियान चेन जैसा एक पृथ्वी संत मास्टर भी बिना नुकसान पहुंचाए यहां से नहीं जा पाएगा। तलवार के उस एक वार से उस क्षेत्र में एक मजबूत दबाव भर गया और जियान चेन के शरीर पर दबाव पड़ा। इस अनुभूति के साथ जियान चेन को लगा जैसे वह दलदल में फंस गया है और उसकी खुद की हरकतें प्रतिबंधित हो गई हैं। तियानझू की तलवार निस्संदेह एक युद्ध कौशल का उपयोग कर रही थी। जियान चेन ने व्यंग्य किया। उसने बहुत सारे युद्ध कौशल देखे थे और पहले भी बवंडर जैसे युद्ध कौशल का स्वाद चखा था, इसलिए इस तरह का युद्ध कौशल कुछ भी नहीं था। केवल तभी जब कोई विकल्प न हो, जियान चेन युद्ध कौशल के खिलाफ आमने सामने जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वह जानता था कि आमतौर पर उसके पास किसी के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हुए जियान चेन ने तलवार को चकमा दिया और तेजी से अपनी तलवार तियानझू के गले की ओर आगे बढ़ा दी। इससे पहले कि तियानझू कोई प्रतिक्रिया कर पाता, हल्की पवन तलवार उसकी गर्दन पर आ गई। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम मेरे लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। जियान चेन ने तियानझू को खतरनाक तरीके से देखते हुए हंसा। तियानझू, चूंकि मैं तियानकिन कबीले का दोस्त हूं, इसलिए तुम मुझे अपने अंतिम शब्द दे सकते हो। तुम सच में मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहे हो? तियानझू ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। कई वार करने के बाद उसे पहले ही पता चल गया था कि वह जियान चेन से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। यहां तक कि युद्ध कौशल भी इस 20 वर्षीय युवा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये जानना कि जियान चेन एक महान संत गुरु नहीं था, वास्तव में एक ऐसा तथ्य था जिस पर उसे विश्वास करना मुश्किल था। जियान चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम तियानकिन कबीले के सदस्य हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा? मैंने पहले ही काफी संयम दिखाया है। यदि आप मुझे मार देते हैं तो तियानकिन कबीला आपको जाने नहीं देगा। तियानझू ने थोड़ा डर दिखाना शुरू कर दिया। जियान चेन ने हाथ हिलाते हुए अपनी आंखें मूंद ली, जिससे लाइट विंड स्वॉर्ड ने तियानझू के चेहरे पर जोरदार वार किया। तलवार की तीखी धार ने उस आदमी के चेहरे को थोड़ा सा काट दिया और खून बहने लगा। तियानझू क्रोधित हो गया और उसने जियान चेन को गुस्से से घूरा, फिर भी उसने उस पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की।
अगर नजरें मार सकती तो जियान चेन तियानझू की दुर्भावनापूर्ण नजर से जलकर राख हो जाता। अपमान। ये तियानझू का अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। तियानकिन कबीले के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में तियानझू के पास शक्ति और स्थिति की एक स्पष्ट निर्णायक भूमिका थी। यहां तक कि किन शियाओ भी उसकी स्थिति की तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन जियान चेन की हरकतें उसके चेहरे पर हथेली से तमाचा मारने से बेहतर कुछ नहीं थीं। इस अकेले कृत्य ने तियानझू को लगभग गुस्से में विस्फोट करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे बारे में क्या? अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो क्या होगा? मुझे तियानकिन कबीले से डराने की भी जहमत मत उठाओ। तुम तियानकिन कबीले के प्रतिनिधि नहीं हो, और अगर यह भाईकिन शियाओ की खातिर नहीं होता तो मैं तुम्हें तियानकिन कबीले के परिसर में ही सबक सिखा देता। जियान चेन ने कहा। एक भयंकर नजर के साथ उसने तियानझू की छाती पर लात मारी। हालांकि चाहे यह आकस्मिक था या जानबूझकर, जियान चेन ने उसे उस जगह लात मारी थी जहां तियानझू को पहले तलवार से मारा गया था। तियानझू ने कराहते हुए कहा कि उसे 5 या 6 मीटर ऊपर हवा में उड़ा दिया गया था, लेकिन अंत में वह वापस जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से खून थूकते हुए उसका चेहरा चर्मपत्र की तरह सफेद हो गया और उसकी छाती से फिर से खून बहने लगा। जियान चेन ने एक बार फिर अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और फिर तियानझू के गले पर तलवार क्यूई का भयानक वार किया। जैसे ही उसने उस पर वार किया, पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। जियान चेन, कृपया उससे मत मारो। आखिरकार वह मेरा चाचा है। किन जियाओ किसी तरह उनकी लड़ाई के दौरान जाग गया था और जियान चेन के पास पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। जियान चेन की हल्की पवन तलवार अचानक तियानझू के चेहरे के ठीक सामने रुक गई। तलवार क्यूई का ठंडा एहसास पहले से ही तियानझू के शरीर को छूने के लिए काफी करीब था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कई सालों तक जीवन या मृत्यु की लड़ाई के बाद तियानझू ने घातक घटनाओं का अनुभव किया था। मृत्यु का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। अपने होठों को काटते हुए जियान चेन ने तियानझू को भूखे भेड़िए की तरह घूरते हुए कहा, भाई किन जियाओ की खातिर मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ऐसा कहते हुए जियान चेन ने तियानझू की उंगली पर स्पेस रिन को देखने से पहले अपनी तलवार को याद किया। जियान चेन ने ऊंचे स्वर में स्पेस रिन को पकड़ा और वापस उस जगह चला गया जहां किन जियाओ था। तियानझू भारी नजर से जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया और उसने जियान चेन की पीछे हत्ती पीठ को ठंडी निगाहों से देखा। बिना कुछ कहे उसने चलने से पहले अपनी छाती पर लगे घाव को भरने की कोशिश की। उसकी स्पेस रिंग छीन ली गई थी और उसे जियान चेन ने अपमानित किया था, लेकिन उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। बदला बाद में भी लिया जा सकता था। जब तक वह जीवित रहेगा, वह आज जो अविश्वसनीय अपमान सहा था उसे मिटाने का अवसर ढूंढने में सक्षम होगा। खून से लथपथ तीसरा भाई तियानझू के पीछे एक भयावह निगाह से खड़ा था और उसके अंदर से हत्या की बड़ी नीयत निकल रही थी। जियान चेन ने अपनी हरकतें रोक दी और अपना सिर घुमाकर तीसरे भाई की ओर देखा। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? अपनी तलवार के वार के साथ तलवार क्यूई का एक विस्फोट उस आदमी पर उड़ गया। तीसरे भाई को पहले से ही गंभीर चोटें लगी हुई थीं, जिससे उसकी अधिकांश ताकत खत्म हो गई थी। इसलिए वह इस वार से बच नहीं सका और तलवार क्यूई द्वारा उसे भाले से छेद दिया गया। खून से लथपथ तीसरा भाई धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले में अंगूठे के आकार के छेद से और अधिक खून बहने लगा। तियानझू थोड़ा हिल गया, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जल्दी ही वह पहाड़ की चोटी के पीछे गायब हो गया। जियान चेन किन जियो के पास गया और उसके घावों का निरीक्षण किया, फिर उसे खिलाने के लिए रेडियंट सेंटफोर्स से भरी 2 अन्य गोलियां ले ली। नहीं जियान चेन, एक गोली काफी है, दूसरी गोली भाई किन जुए को दे दो। किन जियो ने जियान चेन को उसे दूसरी गोली खिलाने से रोक दिया। अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने किन जियो के मुंह में एक गोली डाल दी और फिर किन जुए की ओर मुड़कर उसे भी एक गोली दे दी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ किन जुए ने गोली मुंह में ले ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी सहज चुप्पी के कारण उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। जियान चेन उस जगह गया जहां पीले कपड़े वाली लड़की थी और कहा, कृपया एक पल के लिए इन दोनों का ध्यान रखें, मैं पास से कुछ चीजें लेने जा रहा हूं। लड़की ने जियान चेन की ओर तिरछी नजर से देखा और फिर बिना कुछ कहे गुस्से से अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। जियान चेन ने भी इधर उधर की बातें नहीं की, बल्कि अपने चारों ओर देखा। अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर दबाते हुए वह तुरंत एक तीर की तरह एक खास दिशा में चला गया और फिर तुरंत नजरों से ओझल हो गया। ये देखकर कि जियान चेन अंततः गायब हो गया था, लंबे धनुष वाली लड़की नाखुश हो गई, क्योंकि उसके सुंदर चेहरे पर कुछ गुस्सा था। जियान चेन कलाई के आकार की शाखाओं का एक गुच्छा लेकर जल्दी से वापस आया।
उन्हें जमीन पर रखकर जियान चेन ने रस्सियों और कुछ रजाइयों के ढेर निकाले और उनके साथ खुद को व्यस्त कर लिया। एक झटके में किन जियाओ के लिए एक साधारण स्ट्रेचर बनाया गया। किन जियाओ को स्ट्रेचर में सावधानी से लिटाते हुए जियान चेन को पता चला कि किन जियाओ की कमर लगभग आधी कट गई थी, जिससे चलना असंभव हो गया था। यहां तक कि खड़े रहना भी असंभव हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेचर की आवश्यकता होगी। भाई जियान चेन, मुझे इतना परेशान करने के लिए खेद है, किन जियो ने भावुक होकर कहा। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। किन जियो, अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो ऐसे शब्द मत कहो। किन जियो ने बिना कुछ कहे जियान चेन के हाथ पकड़ लिए, लेकिन उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। स्ट्रेचर को पकड़कर जियान चेन ने उसे हवा में उठा लिया ताकि स्ट्रेचर उसके कंधों पर रहे। किन जुए की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या तुम अभी भी हिलने में सक्षम हो? किन जुए ने रेडिएंट सेंट फोर्स वाली गोली खाने के बाद उसका शरीर पहले से बेहतर स्थिति में था। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर ही था। कुछ प्रयास के बाद किन जुए खड़ा हुआ और जटिल भाव से जियान चेन को घूरने लगा। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं लड़ नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं दौड़ने में सक्षम हूं। ये बेकार बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, चलो चले, जियान चेन ने कहा। न तो लड़की और न ही किन जुए को इस पर कोई आपत्ति थी, और इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे भाइयों की अंतरिक्ष बेल्ट लेने के बाद वे चारों उस क्षेत्र से चले गए। धमाका! अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और उतनी ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा हवा में लहराती हुई दिखाई दी। जियान चेन और अन्य लोगों को यह भी पता चला कि उनके नीचे की धरती थोड़ी सी हिल रही थी। बैंग 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 बैंग! दूर से ही तेज आवाज और भारी मात्रा में ऊर्जा देखी और सुनी जा सकती थी। लंबी दूरी के बावजूद धरती का हिलना जारी रहा और जमीन में हल्की दरारें भी पड़ गईं। जियान चेन और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी गतिविधियां रोक दी और कई सौ मीटर दूर एक विशाल पर्वत की ओर देखने लगे, जहां वे बड़ी मुश्किल से यह समझ पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। वहां लोग लड़ रहे हैं, वे काफी मजबूत लग रहे हैं, जियान चेन ने गंभीर भाव से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, एक विशाल लोहे जैसी सील पहाड़ों से उड़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ जमीन एक बार फिर पहले से भी ज्यादा तेज लहर के साथ हिली, जिससे ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। ये खजाने के पहाड़ की सील है, लड़की चौंककर चिल्लाई। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, शी जियांगरन को किसी से लड़ना होगा। खजाने के पहाड़ की सील को कितनी दूर तक उड़ाया गया है, ये देखते हुए दुश्मन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, या फिर उनमें से बहुत से होने चाहिए। उस समय सील वापस पहाड़ी ढलान की ओर ऊपर की ओर उड़ने लगी। जियान चेन और अन्य तीनों ने देखा कि इससे पहले की सील नीचे उड़कर आती, एक और आकृति हवा में उड़ी और उसकी लाल रंग की तलवार सील पर टूट पड़ी। धमाका! बिजली की गड़गड़ाहट की तरह यह आवाज सभी के कानों को झकझोर गई, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा की एक लहर को उड़ते हुए देखा। सील लगातार पीछे की ओर उड़ते हुए बीच हवा में लड़खड़ाती रही। शासक आयुध! वह तलवार अवश्य ही शासक आयुध होगी, तभी वह खजाने के पहाड़ की सील को इतनी दूर तक पीछे धकेल सकती है। लड़की सदमे में चिल्लाए। अध्याय 306 बाहर निकलो। जियान चेन ने जैसे ही ये दृश्य देखा, वह गंभीर हो गया और बोला, अभी उनके पास जाना समझदारी नहीं होगी। चलो जल्दी से चलते हैं और निकल जाते हैं। अगर उसके ऊपर घायल किन शियाओ नहीं होता तो वह ऊपर के दृश्य की जांच करता। किन शियाओ की खातिर वह सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। जियान चेन ने स्ट्रेचर लिया और लड़की को वहां से दूर ले गया, जबकि तियान जुए ने अपने होंठ काटे और उसके पीछे पीछे चला गया। पहाड़ हिलने के साथ ही जमीन भी एक बार फिर हिलने लगी। यहां तक कि जियान चेन के पैरों के पास की जमीन भी फटने लगी, क्योंकि भयंकर युद्ध की आवाजें सुनाई देने लगी। कंपन से उसके कान कांपने लगे। कुछ ज्यादा साहसी लोग इस दृश्य से आकर्षित हुए और युद्ध की आवाजों की ओर उड़ गए। उनमें से ज्यादातर ने पहले ही अपनी स्पेस बेल्ट खो दी थी और उन पर भारी पट्टियां बंधी हुई थीं, जबकि कुछ काफी दुखी दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने जियान चेन के पीछे घायल सदस्यों को देखा, तो ज्यादा अमीर दिखने वाले लोग जल्दी से जियान चेन की ओर भागे। दोनों बहुत तेज थे और एक झटके में कई 100 मीटर की दूरी तय कर चुके थे। जियान चेन और बाकी लोगों को मापने के लिए तेजी से रुकते हुए उन्होंने पाया कि जियान चेन और दूसरी लड़की ज्यादा से ज्यादा 25 साल से ज्यादा बड़ी नहीं थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम वहां स्थिर रहो। इसके साथ ही उन्होंने दूरी कम कर दी। जियान चेन की आंखें चमक उठी जब लड़की ने तुरंत अपना लंबा धनुष उठाया और उससे 2 सुनहरे तीर छोड़े। वे बहुत तेज गति से चले।
दोनों सुनहरे तीर हवा में सुनहरे निशान के साथ उड़ रहे, जैसे वे टूटते हुए तारे हों जो उन दो व्यक्तियों के और करीब उड़ रहे थे। जब उन दोनों ने देखा कि लड़की ने अपना धनुष निकाल लिया है, तो उन्होंने तुरंत ही एहतियात के तौर पर अपने संत शस्त्र निकाल लिए। जैसे ही सुनहरे तीर छोड़े गए, वे पहले से ही उन्हें काटने की कोशिश में अपनी तलवारें लहरा रहे थे। पृथ्वी संत गुरु जियान चेन का दिल धड़क उठा। उनके संत बल की धड़कन से जियान चेन बता सकता था कि वे दोनों कितने शक्तिशाली थे। बैंग बैंग, दो धातु की आवाजों के बाद धमाकों से निकला धुआं, जो टकरावों के कारण मिट्टी और घास के हवा में उछलने से पैदा हुआ, ने दोनों लोगों को नजरों से ओझल कर दिया। इसके बाद दोनों लोग ऊर्जा के कारण सीधे हवा में उछल गए। उन्होंने अनजाने में ही अपने मुंह से खून थूक दिया। हालांकि वह लड़की उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपने घातक प्रहारों में बहुत दृढ़ थी, उन लोगों से अलग जो सुरक्षित जीवनशैली में पैदा हुए और पले बड़े थे। एक अनुभवी योद्धा की तरह जिसने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया है, वह आसानी से आगे बढ़ी और अपनी नाजुक जैद जैसी उंगलियों से धनुष की डोरी को खींचा। धीरे धीरे उसे खींचते हुए उसने तुरंत हाथ छोड़ा और अपने से दूर एक सुनहरा तीर छोड़ा। हुश हुश, दो सुनहरे तीरों ने सुनहरी रोशनी का निशान छोड़ते हुए दो झनकारें सुनी और वे दोनों पुरुषों की ओर बढ़े। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, तीर उनके सीने में जा लगे। आह! दोनों पुरुषों ने एक साथ पीड़ा से चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी छाती में मुट्ठी भर छेद हो गया है। जैसे ही सुनहरे तीर उनके शरीर से आगे निकल गए, ऊर्जा के अवशेष उनके शरीर के भीतर फट गए और तुरंत उनके आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। जैसे ही पुरुष दर्द से चिल्लाए, वे तुरंत चुप हो गए। वे दोनों पृथ्वी संत मास्टर थे, लेकिन उन दोनों को लड़की और उसके लंबे धनुष द्वारा आसानी से मार दिया गया था। इलाके के आसपास मौजूद हर कोई इस लड़ाई को साफ साफ देख सकता था। जिन लोगों के मन में शुरू में जियान चेन और उसके समूह को लूटने के विचार थे, उन्होंने तुरंत लड़ाई के सभी विचार वापस ले लिए। आखिर वह पीले वस्त्र वाली लड़की कौन है और वह कितनी ताकतवर है? जो दो आदमी उनके टोकन के पीछे थे, वे पृथ्वी के संत मास्टर थे, लेकिन वे भी उसके द्वारा आसानी से मारे गए। मैं देख सकता हूं कि यह लड़की इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में वह इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? भविष्य में जो भी उससे शादी करेगा, वह सचमुच धन्य होगा। शश, धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा? अगर वह गुस्सा हो गई तो गोली चलाने के बाद हमारा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जैसे नौजवान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बेलगाम जुबान तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। तुम जो भी बोलो उसमें सावधानी बरतो और भगवान के लिए कुछ भी अनावश्यक मत बोलो। दूर से तीन आदमी आपस में बातें करने लगे। जियान चेन को देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके करीब आ सके। उसके बाद मुश्किल से ही किसी ने जियान चेन और उसके समूह का रास्ता रोकने की हिम्मत की। जियान चेन ने स्ट्रक्चर को अपने सामने पकड़े रखा और आगे की ओर भागा। जब वह उन दो लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने उनका रास्ता रोका था, तो उसने उनका सामान इकट्ठा किया, एक स्पेस रिंग और एक सुंदर दिखने वाला स्पेस बेल्ट। लड़की ने देखा कि जियान चेन बिना कुछ कहे उन लोगों के सामान की तलाशी ले रहा था। अपनी पीठ पर धनुष बांधकर वह जियान चेन के पीछे पीछे चली गई। जब वे दोनों वहां से चले गए, शी जियांगरान ने लंबे समय तक लड़ाई जारी रखी, जिससे जियान चेन कई किलोमीटर दूर तक जा सका। कई विस्फोटों की आवाज सुनने के बाद भी जियान चेन और समूह पीछे नहीं मुड़े और आगे बढ़ते रहे। 6 घंटे बाद जियान चेन और उसका समूह अब और दूर चले गए थे और आखिरकार आराम करने के लिए एक गुफा में रुके। अंधेरी गुफा के भीतर एक छोटा सा कैंप फायर जलता हुआ देखा जा सकता था। इस गुफा में हाल ही में कोई व्यक्ति ठहरा है, इसे भूल जाओ, चलो इसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जियान चेन ने किनशियाओ को ध्यान से जमीन पर बिठाने से पहले बड़बड़ाया। गुफा के द्वार के आसपास कई अछूती शाखाओं को इकट्ठा करके जियान चेन ने उन्हें मशाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आग लगा दी। शाखाएं ज्यादा देर तक नहीं जलेंगी, पहले आप सभी को आराम करने के लिए अंदर जाना चाहिए, मैं कुछ और शाखाएं ढूंढने जाऊंगा। ऐसा कहकर जियान चेन ढलान से नीचे उतरने और कुछ और शाखाएं और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए मुड़ा। जब जियान चेन ने शाखाएं इकट्ठी करना जारी रखा तो पदचाप की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज को अनदेखा करते हुए जियान चेन ने जमीन पर पेड़ की शाखाएं इकट्ठी करना जारी रखा। जल्दी ही दो परछाइयां नजर आईं। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे लगभग 40 साल के होंगे। एक काफी मजबूत कद काठी का था और उसने काले रंग का स्लीवलेस गाउन पहना हुआ था। उसकी दोनों काली भुजाएं मांसल थीं और उसने नीले रंग की पतलून और कपड़े के जूते पहने हुए थे। दूसरा आदमी काफी हद तक एक जैसा था और बिल्कुल भी लंबा नहीं था।
उसका चेहरा भीड़ से बात करने के लिए काफी अनुकूल था, लेकिन उसकी साधारण दिखने वाली आंखें रोशनी से चमक रही थीं। उसने एक सफेद लबादा पहना हुआ था जो काफी क्षतिग्रस्त था और उस पर घास के हरे रंग के धब्बे थे। जैसे ही जियान चेन ने उन दोनों को नापा, उन्होंने जियान चेन की तरफ देखा। यह महसूस करते हुए कि जियान चेन की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी, दोनों पुरुषों ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। जियान चेन ने दोनों को कुछ देर तक देखा और फिर जमीन से टहनियां उठाने लगा। रस्सी के एक धागे से उसने लकड़ियों के एक बंडल को बांधा और फिर उन्हें अपने स्पेस रिंग में डाल दिया। अब चूंकि जियान चेन एक अर्थ सेंट मास्टर था, इसलिए उसके पास अब अपनी स्पेस रिंग को छिपाने का कोई कारण नहीं था। उसकी ताकत खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए स्पेस रिंग जिसे उसने मूल रूप से तियानकिन कबीले में छिपाया था, अब गर्व से अपने हाथ पर पहनता था। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथ पर स्पेस रिंग देखी तो उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, लेकिन उसका हाव भाव शून्य बना रहा। मजबूत आदमी ने एक लौकी निकाली और सावधानी से आहें भरने से पहले उसमें से एक बड़ा घूंट पीना शुरू कर दिया। फिर जियान चेन की ओर देखते हुए उसने कहा, भाई तुम वाकई बहुत बहादुर हो। भाड़े के सैनिकों की सभा में तुम्हारे जैसे युवा और बेशर्म लड़के के भाग लेने से मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुम शाखाएं किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? जियान चेन ने अपना सिर झुकाकर उस आदमी की ओर देखा। वह अपनी स्पष्ट आंखों के साथ काफी सरल और ईमानदार लग रहा था। मैं इनका इस्तेमाल आग जलाने के लिए कर रहा हूं, जियान चेन ने जवाब दिया। जैसे ही सभी शाखाएं एकत्र कर ली गईं और बंडल बना लिए गए, जियान चेन ने उन्हें अपने स्पेस रिंग में रख लिया और बिना पीछे देखे तुरंत वहां से चला गया। जब वह मजबूत दिखने वाला आदमी वहीं खड़ा था जहां वह जियान चेन से बात कर रहा था और उसकी ओर देखा तो वह उनसे दूर भाग गया और फिर धीरे से बोला, वह बच्चा काफी रहस्यमयी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह काफी रहस्यमयी है। इतनी कम उम्र में भाग लेने वाले बच्चे के लिए वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है जब मैं उसकी उम्र का था। कितनी सराहनीय उपलब्धि है। उसका साथी हंसा। फिर उस आदमी ने हल्की सी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, वरिष्ठ हैं, क्या आपने देखा कि उनकी उंगली में जो अंगूठी थी वह वास्तव में एक स्पेस रिंग थी? एक स्पेस रिंग। मजबूत आदमी ने शर्मिंदगी में अपने गंजे सिर को खुजलाने से पहले एक कड़वी मुस्कान के साथ सांस रोकी। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था युन झेंग, मैं समझ सकता था कि वह बच्चा मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। स्पेस रिंग होने के बावजूद एक साधारण स्पेस बेल्ट एक व्यक्ति के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है। अगर कोई इसे पहले से तैयार कर ले तो वह अपने पैसे बचा सकता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और जियान चेन जिस दिशा में भागा था उसी दिशा में देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरी दिशा में चला गया। जियान चेन जल्दी से मूल गुफा में लौट आया और तुरंत अपने स्पेस रिंग के भीतर से शाखाएं निकालकर कैंपफायर शुरू कर दिया। किन जियाओ की गंभीर चोटों के कारण गतिशीलता गंभीर रूप से प्रतिबंधित थी, इसलिए जियान चेन ने गणना की थी कि उन्हें आधे महीने तक गुफा के भीतर रहना होगा और किन जियाओ की हालत कम से कम स्थिर होने का इंतजार करना होगा। इस कारण से उसने बड़ी मात्रा में शाखाओं का भंडार जमा कर लिया था, जिससे गुफा का एक कोना कलाई के आकार की लकड़ियों के ढेर से भर गया था। आग में कुछ और लकड़ियां डालते हुए जियान चेन ने किन शियाओ के स्पेस बेल्ट से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकालना जारी रखा ताकि उसके घावों का इलाज किया जा सके और फिर उन पर कुछ पट्टियां लपेटी जा सकें। उसी समय समान रूप से घायल किनजुए ने कुछ औषधीय गोलियां निगलने के लिए निकाल ली थीं और फिर ध्यान की अवस्था में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसका शरीर उपचार पर ध्यान केंद्रित कर सके। लड़की गुफा के एक कोने में एक चट्टान पर बैठी हुई एकाग्र भाव से अपने सुनहरे धनुष को धीरे से हिला रही थी। पूरी गुफा शांतिपूर्ण थी और केवल आग की चिंगारी की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उस समय गुफा में घुसते हुए लोगों के कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे जियान चेन जो किन शियाओं के घावों की देखभाल कर रहा था तुरंत अपनी हरकतें रोक देता है और प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि किन शियाओ पहले से बेहतर स्थिति में था, लेकिन वह बिल्कुल भी लड़ने की स्थिति में नहीं था। उसकी कमर क्षतिग्रस्त होने के कारण वह अधिक बल लगाने में असमर्थ था, इसलिए जियान चेन को उसकी रक्षा करनी होगी। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और गुफा के प्रवेश द्वार को घूरते हुए अपने हाथ में धनुष को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वहां बहुत से लोग नहीं थे जो उसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन शी जियांगरान और दूसरे उपयोगकर्ता को शासक आयुध के साथ देखने के बाद वे दोनों समान रूप से पागल और सतर्क थे। एक पल में दो आकृतियां जियान चेन की नजर में आईं। कैंप फायर की रोशनी में जियान चेन दो आदमियों की शक्ल देख सकता था। एक ने काले रंग की बिना आस्तीन की पोशाक पहनी हुई थी और कद में काफी मजबूत था, जिससे उसकी काली त्वचा और मांसल भुजाएं साफ दिखाई दे रही थीं।
उसके पीछे अधेड़ उम्र का आदमी अच्छी कद काठी का था। वे वही दो थे जिन्हें जियान चेन ने पहले शाखाएं इकट्ठा करते समय देखा था। बाहर निकलो, लड़की ने दोनों को ठंडे स्वर में आदेश दिया। अध्याय 307 साहसी होना। जैसे ही दोनों पुरुषों ने लड़की को बोलते हुए देखा, मजबूत दिखने वाले आदमी ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और तुरंत वहीं रुक गया जहां वह खड़ा था। जल्दी से अपने होश में आते हुए वह उदास भाव से बोला, मिस बहुत जिंदा दिल है। मैंने 30 साल तक यात्रा की है और फिर भी मैंने पहले कभी इतनी जिंदा दिल महिला नहीं देखी। बस तुम्हारा नाम क्या हो सकता है? मैंने इस गुफा को व्यक्तिगत रूप से खोजा है और संयोग से जब मैं इसे छोड़कर जा रहा था तब कोई अंदर आ गया। फिर भी तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो जबकि वास्तव में तुम्हें ही जाना चाहिए था। फिर उस आदमी ने गुफा के चारों ओर देखा और पाया कि वहां मौजूद लोगों में से एक वही था जिसे उन्होंने कुछ समय पहले देखा था, जियान चेन। जब उसने उसे देखा तो वह मुस्कुराया, कितना संयोग है साथी भाई, हम एक बार फिर एक दूसरे से मिल गए हैं। जियान चेन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और मजबूत दिखने वाले व्यक्ति दोनों को तीखी निगाह से देखा और पाया कि वे दोनों ही पृथ्वी संत मास्टर थे। जबकि महान संत मास्टर क्षेत्र से पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले केवल 10% थे जो 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत मास्टर बन सकते थे, उनके लिए 1% संभावना थी। इस प्रतियोगिता में कई लाख पुरुष भाग ले रहे थे और उनमें से केवल एक छोटी संख्या जो 3 अंकों से अधिक नहीं होगी, पृथ्वी संत मास्टर बन पाएगी। अब प्रतियोगिता का ये हिस्सा आखिरकार अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। इस बिंदु तक शेष बचे कुछ लोग जो पूरी तरह से बरकरार थे, वे लगभग सभी पृथ्वी संत मास्टर्स थे जबकि एक छोटा अल्पसंख्यक महान संत मास्टर्स था। इसलिए यह बहुत दुर्लभ था कि दो महान संत मास्टर्स अचानक प्रकट हो जाएं जैसा कि वे जियान चेन के ठीक सामने आए। जियान चेन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो मजबूत आदमी गुफा के किनारे चला गया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। साथी भाई, चूंकि तुम्हारे साथ 2 घायल आदमी हैं, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। आखिरकार हम सभी को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। चूंकि अभी सभी को सक्रिय होना चाहिए, चलो कुछ बात करते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता युनचेन? मजबूत आदमी ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ हैं सही कह रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो हम सभी को आराम करना चाहिए। अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आखिरकार जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस मोटे आदमी के बगल में बैठ गया और अपने सामने खड़े 4 लोगों को देखने लगा। लड़की ने अपना ठंडा चेहरा बनाए रखा और दोनों पुरुषों को खतरनाक तरीके से घूरती रही। उनके चेहरों पर सद्भावना के भाव के बावजूद उसने अपनी सतर्कता कम करने की योजना नहीं बनाई। लड़की की ओर देखते हुए जियान चेन ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, कोई बात नहीं, हम अभी इस गुफा को साझा करेंगे, लेकिन ये याद रखें, अगर कोई हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। ऐसा कहते हुए जियान चेन की आंखें जम गईं और जब उसने अपना आखिरी वाक्य कहा तो उनमें एक खतरनाक चमक आ गई। ये सुनकर उस मोटे आदमी के बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए असहज हो गया। उसके जैसे महान अर्थ सेंट मास्टर के लिए 20 साल के बच्चे से खतरा होना ठीक नहीं लगा। इस तरह वह आदमी यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि जियान चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। किसी व्यक्ति का इतनी बड़ी प्रतियोगिता में बिना किसी बड़ी चोट के इतने लंबे समय तक अपने स्पेस बेल्ट के साथ बने रहना सराहनीय था। उन दोनों को ऐसे अभिमानी भाव से देखना, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर कोई व्यक्ति भरोसा कर सकता था। उस आदमी ने जियान चेन की धमकी नहीं सुनी और हंसने लगा, मुझे सीनियर एन कहा जाता है, मेरे बगल वाले आदमी का नाम युझेंग है। साथी भाई, आपका नाम क्या है? उस मोटे आदमी के सीधे साधे व्यवहार को देखकर जियान चेन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी ईमानदार है। इस तरह के लोगों के अंदर आमतौर पर कोई चाल नहीं छिपी होती, और अगर होती भी तो वे उस पर अमल नहीं करते। जियान चेन को अचानक बहुत पुरानी यादें याद आ गईं, जब उसने अपने सबसे बड़े भाई चांग्यानभू और कारगात अकादमी के ताइता के बारे में सोचा। ये दोनों उसके सामने बैठे सीनियर एन से बहुत मिलते जुलते थे। इस वजह से जियान चेन की उसके बारे में धारणा अच्छी थी। मुझे जियान चेन कहा जाता है, जियान चेन ने सीनियर एन की तरफ एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। चट्टान पर बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए जियान चेन को जटिल नजर से देखा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर ठंडी और सख्त नजर गायब हो गई और उसकी जगह एक दुर्लभ सौम्य नजर ने ले ली। अपने जीन और साधना पद्धतियों के कारण जियान चेन का रूप असाधारण रूप से सुंदर था और उसे परिपूर्ण भी कहा जा सकता था।
उसकी मुस्कान किसी को भी चौंका सकती थी और स्वर्ग के नीचे कोई भी लड़की नहीं थी जो उसका विरोध कर सके। यहां तक कि उससे बहुत दूर नहीं रहने वाली लड़की भी थोड़ी चकित थी। जल्दी से उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें जियान चेन से हटाकर कहीं और देखने लगी। जियान चेन, मैं देख सकता हूं कि तुम काफी युवा हो, शायद 25 साल के भी नहीं। सीनियर एन ने पूछा। जियान चेन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। सीनियर एन ने पीले कपड़े पहने लड़की की ओर देखा और पूछना जारी रखा, छोटी लड़की, तुम बहुत सुंदर हो गई हो, यहां तक कि मैं भी काफी हैरान हो गया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? एक सिसकारी के साथ लड़की उससे दूर हो गई और दीवार से टिककर गुफा की धुंधली छत को देखने लगी। शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ वह मोटा आदमी मदद के लिए जियान चेन की ओर मुड़ा। सीनियर एन, परेशान मत होइए, उसका स्वभाव बहुत खराब है, जियान चेन मुस्कुराया। यहां तक कि उसे भी लड़की का नाम नहीं पता था, सिवाय उस समय के जब शी जियांग्रान ने उसे लुवानेर कहकर पुकारा था। जियान चेन की बातें सुनकर लड़की तुरंत गुस्से से भरी अभिव्यक्ति के साथ घूमी, तुम बहुत बुरे स्वभाव वाले हो। सीनियर एन ने चुपके से अपनी नाक खुजाते हुए लड़की को देखा और मन ही मन सोचा, लगता है जियान चेन सही कह रही है। ये लड़की काफी जिंदादिल है, लेकिन उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा है। यह ऐसी लड़की नहीं है जिसे हम नाराज करें। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं और वह नाखुश भाव से देखने लगा। फिर उसने सूखे खून से लथपथ कुछ स्पेस बेल्ट और एक स्पेस रिंग निकाली। वाह जियान चेन, तुम्हारे पास बहुत सारे स्पेस बेल्ट हैं। उनमें से कुछ पर तो खून भी लगा है, क्या तुमने उन्हें चुराया है? सीनियर एन ने आश्चर्य से जियान चेन को देखा और उसका मुंह खुला रह गया। यहां तक कि युन झेंग जो सीनियर एन के ठीक बगल में बैठा था, उसने भी आश्चर्य और आंखों में एक अजीब सी नजर के साथ जियान चेन को देखा। जियान चेन ने सीनियर एन की बातों पर हंसते हुए जवाब दिया, क्या अगर उन्होंने पहले कोशिश की तो इसे चोरी माना जाएगा? सीनियर एन और युन झेंग की चकित आंखों के सामने जियान चेन ने स्पेस बेल्ट और स्पेस रिंग के भीतर की वस्तुओं को निकालना और वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 4 पर्पल कार्ड, 3 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, 200 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर, 500 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे। वहां पैसों का एक छोटा सा पहाड़ था जो बैंगनी, सोने और यहां तक कि चांदी की रोशनी से चमक रहा था। वहां लगभग 400 टोकन का एक छोटा सा ढेर भी पड़ा हुआ था। काले रंग के टोकनों के ढेर को देखकर सीनियर एन की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं और लगभग लार टपकाने लगे जब उन्होंने बुदबुदाया, वाह इतने सारे टोकन हैं। यहां तक कि युनझेंग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जियान चेन ने अपना सिर ढेर से ऊपर नहीं उठाया और सामान को 2 छोटे ढेरों में बांटना शुरू कर दिया। उन्हें स्पेस बेल्ट में जमा करके उसने लड़की को सौंप दिया और कहा, ले लो, ये तुम्हारे हैं। लड़की ने जियान चेन को घूरते हुए देखा और स्पेस बेल्ट से 200 टोकन अपने पास रख लिए। फिर उसने स्पेस बेल्ट को जियान चेन की ओर फेंक दिया और कहा, यहां मौजूद दूसरी चीजें मेरे लिए किसी काम की नहीं है। बिना किसी और आपत्ति के जियान चेन ने बची हुई वस्तुओं को अपने स्पेस बेल्ट में रख लिया। 2 पर्पल कार्ड, 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और ढेर सारा पैसा। उसने नहीं सोचा था कि लड़की इतनी अमीर होगी कि वह वस्तुओं के इस धन की उपेक्षा करेगी। सीनियर एन ने अविश्वास के साथ जियान चेन पर फेंके गए स्पेस बेल्ट को देखा और अपने गले में जमा लार को कुछ कठिनाई से निगल लिया। सुंदर जियान चेन को देखने के लिए मुड़ते हुए उसका गंजा सिर लगातार पछतावे में गुफा की दीवारों से टकरा रहा था। मैं कुछ साल बाद क्यों नहीं पैदा हो सकता था? आह, मैं सुंदर क्यों नहीं पैदा हो सकता था? मुझे अभी अभी यह समझ में आया है, अगर कोई सुंदर और लोकप्रिय पैदा होता है तो सुंदर महिलाएं भी आपको अच्छी चीजें देने की पहल करेगी। सीनियर एन अपने आप में ही बड़बड़ाता रहा जैसे कि आसपास कोई नहीं था। चट्टान के ऊपर बैठी लड़की गुस्से में उछलने लगी और उस आदमी को अनदेखा करने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी आंखें आग उगलती रहीं और वह उसे बुरी नजर से घूरती रही। सीनियर एन के ठीक बगल में बैठे युन झेंग ने जियान चेन और लड़की को सुस्त नजर से देखा। लड़की ने जिस तरह से व्यवहार किया उसे देखकर उसका दिल दहल गया। 2 पर्पल कार्ड, 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और एक बड़ी रकम देना आसान बात नहीं थी। ये नज़ारा उसके लिए बहुत ज्यादा था। उस स्पेस बेल्ट में मौजूद चीजें बहुत ज्यादा धन संपत्ति थीं और यहां तक कि एक असिस्टेंट मास्टर को भी लुभा सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों की उम्र के बावजूद वे साधारण स्थिति के लोग नहीं हैं। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को इधर उधर फेंकने में सक्षम होने के लिए उन्हें शक्तिशाली लोगों से संबंधित होना चाहिए और शक्तिशाली पदों पर होना चाहिए, आदमी ने मन ही मन सोचा। अध्याय 308 युन झेंग का सदमा।
समय बीतता गया, जियान चेन और लोगों के समूह ने 7 दिनों तक गुफा में डेरा डाला। उस समय जियान चेन, सीनियर एन और युन झेंग एक दूसरे के साथ अच्छे स्वभाव से बात करते रहे। पीले कपड़े पहने लड़की शायद ही कभी बोलती थी, यहां तक कि अब भी जियान चेन को उसका नाम नहीं पता था। किन शियाओ की चोटें धीरे धीरे ठीक होती रहीं, और जबकि उसकी कमर पर कट का निशान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, एक छोटा सा घाव पहले से ही बन रहा था। कुछ दवाइयों की मदद से उसे चलने में सक्षम होने में और 10 दिन लगेंगे। यहां तक कि किन जुए की चोटें भी इतनी ठीक हो गई थी कि वह लड़ सकता था। अपनी वीरतापूर्ण ताकत के साथ उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे। अंधेरी गुफा के भीतर लगातार जलती हुई आग धीरे धीरे नाच रही थी। बगल में बैठे जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा। किन जुए, लड़की और सीनियर एन सभी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और किन जियाओ अभी भी स्ट्रेचर पर अपनी आंखें बंद करके सोने की मुद्रा में लेटा हुआ था। केवल युन झेंग गुफा में नहीं था। जियान चेन ने गुफाओं से बाहर निकलने से पहले आग को फिर से भड़काया। उसके जाने के कुछ समय बाद पीले कपड़े पहने लड़की ने अपनी ध्यान मुद्रा से अपनी आंखें खोली और जगह को छान मारा। फिर अपनी आंखें बंद करके वह फिर से शांत हो गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जियान चेन ने प्रसन्न भाव से अपनी आंखें बंद करने से पहले बाहरी दुनिया की ताज़ी हवा में सांस लेना शुरू किया। गुफा के अंदर वेंटिलेशन सबसे अच्छा नहीं था और गुफा के अंदर घुटन भरी गर्म हवा के कारण अंदर मौजूद सभी लोग असहज महसूस कर रहे थे। एक और गहरी सांस लेते हुए वह घूमने के लिए पहाड़ की ढलान से नीचे उतर गया। चूंकि उसे किन जियाओ की रक्षा करनी थी, इसलिए जियान चेन ने दूर जाने की हिम्मत नहीं की। जब तक किन जियाओ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, जियान चेन ने इस जगह को छोड़ने की योजना नहीं बनाई। अगर वे एक स्थिर किन जियाओ के साथ यात्रा करते और एक मजबूत व्यक्ति से मिलते तो ये बहुत समस्याग्रस्त होता। भले ही वह खुद के लिए डरता न हो, लेकिन अगर लक्ष्य किन जियाओ था तो जियान चेन एक समस्याग्रस्त स्थिति में फंस जाएगा। इस कम समय में जियान चेन ने कुल कम से कम 1000 टोकन एकत्र किए थे। प्रतियोगिता में पास होने के लिए केवल 500 टोकन की आवश्यकता थी, इसलिए जियान चेन जरूरत से ज्यादा था। उसके लिए सिर्फ एक ही काम बचा था कि वह बची हुई समय सीमा तक जीवित रहे। जियान चेन 30 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठ गया। उस पर लेटते हुए उसका सिर मिंग डोन के बारे में सोचता रहा, जो अभी भी छिपे हुए मंदिर के अंदर था। मुझे आश्चर्य है कि मिंग डोन कैसा है। उसके पूर्वज मंदिर के स्वामी के अच्छे दोस्त थे, वह निश्चित रूप से मिंग डोन की मदद करेगा। जब मैं उसे फिर से देखूंगा तो वह निश्चित रूप से बहुत अलग होगा। भाड़े के सैनिकों का ये जमावड़ा स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। जब तक मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा तब तक मैं इसे जरूर प्राप्त करूंगा। जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगा तो मैं गेसुन साम्राज्य में वापस लौट पाऊंगा और हुआयू संप्रदाय के साथ अपना कर्ज चुका पाऊंगा। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के साथ चांग्यान कबीले की शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। खुद से बुदबुदाते हुए जियान चेन पेड़ पर लेटा रहा और दृढ़ निश्चयी नजर से ऊपर देखता रहा। कुछ ही देर बाद जियान चेन ने चिंता से भरी सांस ली। गेसुन साम्राज्य इस समय बुरी स्थिति में है। पड़ोसी 4 राज्य उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। 2 साल के भीतर दोनों पक्षों के बीच निश्चित रूप से युद्ध होगा। ऐसा होने से पहले मुझे अपनी ताकत को यथासंभव बढ़ाना चाहिए और कुछ मदद करनी चाहिए। जैसे ही जियान चेन अपने पेड़ की शाखा के ऊपर भविष्य की योजना बना रहा था, 3 लोगों की परछाइयां तीर की गति से उसकी दिशा में उड़ रही थीं। तीनों व्यक्तियों में सबसे आगे वाला व्यक्ति विशेष रूप से पीला और खून से लथपथ था। उसके मूल रूप से सफेद वस्त्र खून से सने हुए थे, क्योंकि उसके पीछे के 2 व्यक्ति अपने पवित्र हथियारों के साथ हमला करने के लिए तैयार होकर उसका पीछा कर रहे थे। तीनों आदमियों को देखकर जियान चेन ने ऊपर की ओर खड़े होकर देखने के लिए पत्ते को एक तरफ धकेला कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही उसने तीनों आदमियों को देखा, उसने मुस्कुराने से पहले एक हैरान करने वाली नजर दिखाई। मैंने नहीं सोचा था कि उसका इस तरह से पीछा किया जाएगा। ऐसा लगता है कि वह उन्हें हमारे कैंपग्राउंड में वापस लाने की योजना बना रहा है। ऐसा कहते हुए जियान चेन अपने पेड़ की शाखा से नीचे कूद गया और तीनों आदमियों के सामने एक पेड़ के ठीक बगल में खड़ा हो गया। तीनों आदमियों में से भागने वाला व्यक्ति गुफाओं में से एक ही व्यक्ति था, युन झेंग। इस समय युन झेंग दयनीय स्थिति में था और बहुत पहले ही अपना सुडौल रवैया खो चुका था। जिस क्षण युन झेंग ने जियान चेन को देखा, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय चमक चमक उठी और फिर उसने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। जियान चेन की ओर उड़ते हुए पीले रंग के युन झेंग ने उसके पीछे छिपते हुए भारी सांस लेना शुरू कर दिया। भाई जियान चेन, चलो जल्दी करो और भागो।
ये दोनों आदमी बहुत ताकतवर हैं, चलो जाकर सीनियर एन को उनसे निपटने में मदद करने के लिए बुलाते हैं। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मेरा भाई अभी अंदर आराम कर रहा है, मैं उसे झटका नहीं देना चाहता। लेकिन युन झेन के चेहरे पर कुछ अनिच्छा थी, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि जियान चेन ने उसका हाथ ऊपर उठाया, मैं इस मामले को यहीं निपटा लूंगा। जियान चेन के शांत रवैये को सुनकर युन झेंग ने धीरे धीरे खुद को शांत करना शुरू कर दिया और फिर चुपचाप जियान चेन के पीछे खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि पृथ्वी संत मास्टर जियान चेन कितना शक्तिशाली है। युन झेंग का पीछा कर रहे दो आदमी जियान चेन से कई मीटर दूर आकर रुके। दोनों की उम्र 40 साल के आसपास लग रही थी और दोनों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे जो उनकी उभरी हुई मांसपेशियों को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनमें से एक आदमी काफी छोटा था और लगभग 5 फीट लंबा लग रहा था, जिसकी त्वचा कोयले की तरह काली थी। दूसरा आदमी काफी दुबला पतला था और उसकी नाक मुड़ी हुई थी। उसके चेहरे के बाईं ओर कई निशान थे जो उसके चेहरे को खराब कर रहे थे। उसका चेहरा देखने में काफी भयानक था, लेकिन इससे उसका डर भी बढ़ गया था। दोनों पुरुषों ने जियान चेन को देखा और उसे नापने लगे। एक दूसरे को हल्की सी नजर से देखते हुए उनमें से एक तुरंत जियान चेन के पास गया और फिर उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। जियान चेन ने दोनों की ओर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया, साथी भाइयों, आप दोनों क्या कर रहे होंगे? जियान चेन के चेहरे पर भाव देखकर छोटे लड़के को उस पर गुस्सा आने लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने जियान चेन और युन झेंग दोनों को घूरते हुए कहा, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुरंत अपना स्पेस बेल्ट सौंप दो, वरना हम या फिर क्या? जियान चेन मुस्कुराता रहा। छोटे ने जियान चेन को और भी क्रूर नजर से घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, नहीं तो तुम दोनों आज ही मर जाओगे। एक पल में जियान चेन ने बड़ी मात्रा में हत्या की मंशा जारी की, क्या ऐसा है तो मुझे तुम्हें अपने रास्ते पर भेजने की अनुमति दें। इसके साथ ही जियान चेन छोटे आदमी के सामने फिर से प्रकट होने से पहले दृष्टि से गायब हो गया। उसी समय उसकी हल्की हवा की तलवार तुरंत दिखाई दी। इससे पहले कि ठंडी तलवार क्यूई ने छोटे आदमी पर अंधाधुंध गति से वार किया। छोटे कद के आदमी को उम्मीद नहीं थी कि जियान चेन इतनी जल्दी अचानक ऐसा कदम उठाएगा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता या तलवार के वार से बच पाता, चांदी की तलवार ने पहले ही उसके गले में वार कर दिया था। जियान चेन की तलवार बहुत तेज थी। एक पल में छोटे कद का वह आदमी चौंक गया और मारा गया। एक अर्थ सेंट मास्टर होने के बावजूद उसके लिए जियान चेन के वार से बच पाना असंभव था। बिना रुके जियान चेन ने तुरंत अपनी खूनी तलवार छोटे आदमी के गले से खींच ली और फिर एक बार फिर से गायब हो गया। एक पल में उसकी तलवार चमक उठी और वह दूसरे पृथ्वी संत मास्टर पर उड़ गई। उस समय पृथ्वी संत मास्टर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी क्योंकि वह आने वाले जियान चेन को भयभीत होकर देख रहा था। फिर एक गंभीर नजर से उसने महसूस किया कि जिस युवक को उसने पहले अनदेखा किया था वह वास्तव में भेड़ की खाल पहने एक बाघ था। हाँ, वह आदमी दहाड़ उठा क्योंकि उसका सेंट फोर्स उसके शरीर से बाहर निकल गया था। उसके हाथ में मौजूद सेंट वेपन से नीली रोशनी निकलने लगी क्योंकि वह जियान चेन पर वार कर रहा था। जियान चेन की आकृति धुंधली हो गई क्योंकि उसने दूसरे आदमी की तलवार को चकमा दिया। उसकी हल्की पवन तलवार प्रकाश की एक चांदी की चमक बन गई जो उसके गले पर उड़ गई। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए आदमी ने जियान चेन के वार को चकमा देने के लिए अपना सिर झुकाया और तलवार को अपने पास से फिसलने दिया। हालांकि तलवार उसकी गर्दन को पार कर गई और उसके गले पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया। जैसे ही वह आदमी खुश होने लगा उसे अचानक अपनी गर्दन पर चुभन महसूस हुई। इससे पहले कि वह नीचे देख पाता कि क्या हुआ, उसका सिर तुरंत कट गया। ये हवा में घूमने से पहले वापस जमीन पर गिर गया क्योंकि उसका सिरहीन शरीर जमीन पर गिर गया और हर जगह खून बह रहा था। ये दोनों लोग इतने ताकतवर थे कि वे युन झेंग जैसे अर्थ सेंट मास्टर को भागने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन एक पल में जियान चेन के एक ही वार में वे मारे गए। इससे युन झेंग ने अविश्वास और सदमे में अपनी आंखें खोल दी कि अभी क्या हुआ था। इस तरह की ताकत, क्या ये वास्तव में ऐसी चीज है जो एक 20 वर्षीय युवा के पास होनी चाहिए? जियान चेन के बगल में खड़े होकर युन झेंग ने खुद को शांत करने के लिए सांस लेने और छोड़ने की कोशिश की। हालांकि वह जानता था कि जियान चेन पहले से ही एक बेहद भयानक पृथ्वी संत मास्टर था, उसने नहीं सोचा था कि उसके पीछे भाग रहे दो लोगों को एक ही वार में निपटा दिया जाएगा। अपनी आंखों के सामने इस लड़ाई के होने के बावजूद युन झेंग को अभी भी इस पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। यह एक भ्रम था और वास्तविकता नहीं थी। ये पूरी तरह से उस चीज को खत्म कर देता है जिसे वह सच मानता था।
महाद्वीप में एक यात्री के रूप में जिसने 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत गुरु बनने के लिए अंततः 30 से 40 वर्षों तक कष्टपूर्वक साधना की थी, ये पहले से ही एक उपलब्धि थी जिसे एक प्रतिभा माना जा सकता था। जो लोग 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत गुरु बन गए थे, वे सभी उज्ज्वल भविष्य वाले साधना के प्रसिद्ध विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली थे। अभी 2 पृथ्वी संत गुरुओं को एक ऐसे युवक ने मार डाला जो 25 वर्ष का भी नहीं था। ये यून जेन के लिए एक बड़ा झटका था और इस तरह ये पहली बार था जब उसने महसूस किया था कि ये दुनिया वास्तव में अनुचित और बेतुकी थी। अध्याय 309 अमर की गुफा। दोनों आदमियों से निपटने के बाद जियान चेन ने दोनों अर्थ सेंट मास्टर्स की स्पेस बेल्ट एकत्र की। उनके शरीर को एक तरफ करके देखने पर जियान चेन को उनके शरीर पर कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं दिखी। जबकि ये दोनों अर्थ सेंट मास्टर्स थे, उनके वस्त्र और स्पेस बेल्ट के अलावा कोई स्पेस रिंग नहीं दिखी। स्पेस रिंग्स तियान युआन महाद्वीप के भीतर के खजाने थे जो स्थिति और शक्ति के प्रतीक थे। हालांकि पृथ्वी संत मास्टर स्पेस रिंग रखने के योग्य थे, लेकिन उनमें से सभी के पास यह नहीं था। जियान चेन ने खून से लथपथ युन झेन को देखा और उससे कहा, चलो वापस चलते हैं और तुम्हारी चोटों का इलाज करते हैं। चोटों के साथ यहां से बाहर निकलना सुरक्षित बात नहीं है। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। युन झेन ने कुछ सदमे के साथ धीरे धीरे गायब होते जियान चेन को देखा। इससे पहले कि वह पलक झपकाए, जियान चेन ने 2 अर्थ सेंट मास्टर्स को मार डाला था। ऐसा कुछ उसे जियान चेन की हमेशा के लिए याद दिला देगा। क्या वह अफवाहों के अनुसार प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो सकता है? युन झेंग ने जियान चेन की पीछे हटती हुई आकृति को पकड़ने के लिए दौड़ने से पहले आह भरी। दोनों आकृतियां गुफा में वापस लौटी, जहां युन झेंग की खूनी आकृति ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। युन झेंग के सबसे मित्रवत व्यक्ति सीनियर एन गुस्से से भरे भाव के साथ सीधे खड़े हो गए। युन झेंग, किस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे बताओ और मैं जाकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सीनियर एन की चिंता को देखते हुए युन झेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत खराब थी। जब मैं शिकार कर रहा था तो मुझे 2 अर्थ सेंट मास्टर्स मिले, लेकिन सौभाग्य से भाई जियान चेन आ गया और उसने उन दोनों को मार डाला। युन झेंग की बात सुनकर पास में लेटे किन जियाओ ने जियान चेन को आश्चर्य भरी नजरों से देखा और फिर युन झेंग की बातों पर संदेह करने लगा। जियान चेन, क्या वह जो कह रहा है वह सच है? तुम अकेले ही 2 अर्थ सेंट मास्टर्स को नीचे गिराने में सक्षम थे? किन जियाओ ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। पास बैठे किन जुए के कान हल्के से हिले, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किन शियाओ ने खुशी से आश्चर्यचकित होकर कुछ उत्साह के साथ कहा, जियान चेन, तुम इतने कम समय में इतने अद्भुत कैसे बन गए? जब हमने पहली बार लड़ाई की थी तो मुझे पता था कि तुम पहले से ही अद्भुत हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक पृथ्वी संत मास्टर को इतनी आसानी से मार पाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैंने तियानकिन कबीले को छोड़ा था तब मैं पृथ्वी संत मास्टर बनने में सफल रहा था। जियान चेन ने उत्तर दिया। ये सुनकर किन जुए की आंखें खुल गईं और उसने चौंककर जियान चेन को देखा। आंखें खुलने के बाद भी वह मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। तो यह इस तरह था, किन जियाओ ने कुछ समझ के साथ कहा। समय एक झटके में बीत गया और प्रतियोगिता में केवल आधा महीना बचा था। उस समय में जियान चेन ने शायद ही कभी बाहर जाने का साहस किया था और अपना अधिकांश समय गुफा के भीतर बिताया और चुपचाप किन शियाओ की रक्षा की। पीले कपड़े पहने लड़की ने अपने सोलुना धनुष का उपयोग करके एक नई गुफा बनाई थी, जहां वह निजी तौर पर साधना कर सकती थी। सीनियर एन और युन झेंग दोनों लगातार बाहर घूमते थे और अधिकांश समय घायल शरीर के साथ गुफा में वापस आते थे। कई बार उन्हें कई मजबूत पृथ्वी संत मास्टर्स द्वारा घर वापस खदेड़ दिया गया था, जहां जियान चेन तुरंत उनसे निपट लेता था। जियान चेन जो शक्ति लगातार प्रदर्शित करता था, वह हमेशा सीनियर एन और युन झेंग को उसकी ताकत की याद दिलाता था। उसी चक्र के लोग जियान चेन के स्तर से मीलों दूर थे। दूसरे और तीसरे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर्स जियान चेन के लिए बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बहुत समय बाद जियान चेन अनजाने में युन झेंग और सीनियर एन के लिए स्तंभ बन गया था। कई दिनों के बाद किन शियाओ का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। लगभग ऐसा लगा जैसे उसने जियान चेन के गुस्से को भड़का दिया हो। किन शियाओ ने तुरंत ही राक्षस कोर की सहायता से खुद को साधना के लिए तैयार कर लिया ताकि वह जल्द से जल्द पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंच सके। किन जुए के लिए जो पहले ही ठीक हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे वह शब्दों को सोने की तरह संजोता है। जब से वह जियान चेन से मिला था तब से लेकर अब तक उसने कभी भी कुल 10 शब्दों से ज्यादा नहीं कहा था। इसने उसे वेक सिटी में काटाफेई से भी ज्यादा शांत बना दिया था।
शांत गुफा में केवल आग की चिंगारी की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं और रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। जियान चेन गुफा के एक कोने में ध्यान की मुद्रा में बैठा था और उसके हाथ में क्लास 5 मॉन्स्टर कोर था ताकि उसे अवशोषित किया जा सके। गेसुन साम्राज्य खतरे के कगार पर था और चांगयान कबीले के साथ साथ उसे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी थी। झगड़ा करने और समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। अंधेरी गुफा के भीतर हर कोई साधना कर रहा था, जिससे राक्षस कोर से लीक होने वाली ऊर्जा गुफा के भीतर इकट्ठा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा मूल रूप से इस ऊर्जा से भरी हुई थी और साधकों के लिए स्वर्ग थी। इस समय तेज कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाज सुनकर जियान चेन के कान थोड़े से हिल गए, लेकिन उसने अपनी जगह से उठने की कोई हरकत नहीं की। जैसे ही सीनियर अन और युन झेंग दोनों अंदर आए, कदम करीब आ गए। जियान चेन, मेरे पास खबर है, अच्छी खबर। मैंने बाहर किसी से सुना है कि जंगल के दक्षिण में एक गुफा है जिसमें एक वरिष्ठ साधक रहता था। अंदर खजाना है और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि वहां कम से कम एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। वरिष्ठ अन ने जल्दी से कहा। जिस क्षण जियान चेन ने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल शब्द सुने, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल लीं। हालांकि सभी लोग गुफा के भीतर साधना कर रहे थे, लेकिन इस तरह की स्थिति में वे बाहरी दुनिया के प्रति सतर्क थे। हवा का सूक्ष्म और अचानक झोंका भी उनकी नजर से बच नहीं सकता था। किन शियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही है? क्या होगा अगर कोई दुश्मन झूठी खबर की घोषणा करने की कोशिश कर रहा हो और बाद में सभी के लिए एक बड़ा जाल बिछा दे? सीनियर एन ने अपना सिर हिलाया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग पहले से ही वहां जा रहे हैं। मैंने सुना है कि 5 विशेषज्ञ भी वहां जा रहे हैं। 5 विशेषज्ञ? कौन से 5 विशेषज्ञ? किन शियाओ ने पूछा। 5 विशेषज्ञ बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वे सबसे ताकतवर भी हैं। थोड़े ही समय में व्यावहारिक रूप से हर कोई उनके नाम जानता है। युन झेंग ने जियान चेन से बात की। जबकि वह जानता था कि जियान चेन मजबूत है, वह नहीं जानता था कि वह 5 विशेषज्ञों से अधिक मजबूत है या नहीं। जियान चेन का दिल धड़क उठा। वे 5 विशेषज्ञ कौन हैं और उनके नाम क्या हैं? उन्हें किन जी, डुगु फैंग, तियान मुलिंग, शी जियानेग्रान और जियेदे वुकान कहा जाता है। टेल नोट, किन जी तियानकिन कबीले से नहीं है। जियान चेन ने एक नाम के उल्लेख पर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता था कि वह इन खजानों की लालसा करेगा या यहां तक कि 5 विशेषज्ञों में से एक भी कहलाएगा। जियान चेन, क्या हमें जाना चाहिए या रुकना चाहिए? किन जियाओ ने स्पष्ट रूप से ये दिखाते हुए कहा कि जियान चेन नेता था। जियान चेन ने मन ही मन गुनगुनाया, हम जा रहे हैं। खड़े होकर उसने फिर कहा, अब समय बर्बाद करने का नहीं है, हमें अभी जाना है। प्रतियोगिता के केवल 15 दिन बचे हैं। इसके बाद जियान चेन ने सीनियर एन, युन झेंग, किन जुए और किन शियाओ को गुफा से बाहर निकाला, जबकि संयोगवश लंबी धनुष वाली लड़की भी उनके पीछे पीछे अपनी गुफा से बाहर उड़ आए। मैंने सुना है कि दक्षिणी गुफाओं में एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। हम जांच करने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ आना चाहोगी? जियान चेन ने लड़की से पूछा। एक क्षण के लिए लड़की की नजरें जियान चेन पर टिकी रहीं, फिर उसने बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला दिया। इस बार हम अपने प्यारे पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, आपको खुद को तैयार रखना चाहिए, जियान चेन ने कहा। इसके साथ ही 6 लोग गुफाओं से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर उड़ गए। रास्ते में जियान चेन ने देखा कि बहुत से लोग दक्षिण की ओर भाग रहे थे। एक वरिष्ठ साधक की गुफा में स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के छूट जाने की जानकारी के साथ हर एक व्यक्ति भागता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये लोग मुख्य रूप से महान संत गुरु थे, जिनके पास अपनी पीठ पर सामान रखने के लिए एक छोटा सा बैग था। उनके स्पेस बेल्ट बहुत पहले ही उनसे छीन लिए गए थे, सिवाय कुछ कपड़ों और खाने के सेट के। टोकन के बिना इन लोगों के लिए पृथ्वी संत गुरु अब उन्हें परेशान नहीं करेंगे, जब तक कि उनके बीच किसी तरह की गहरी शिकायतें न हों। इसलिए ये महान संत गुरु बिना किसी बड़े डर के सड़क पर यात्रा कर सकते थे। कभी कभी दुश्मनों के बीच कई लड़ाइयां होती थीं, लेकिन वे जियान चेन के समूह को बिल्कुल भी बाधित नहीं करती थीं। जियान चेन के समूह को देखने वाले कई लोग काफी होशियार थे। जब उन्होंने रंगीन कपड़े और स्पेस बेल्ट देखे जो हर कदम पर उनके शरीर के साथ हिलते थे, तो उनमें से हर कोई अनुमान लगा सकता था कि जियान चेन के साथ के लोग सभी बेहद मजबूत थे। 5 दिन की यात्रा के बाद जियान चेन और उनका समूह आखिरकार एक घने जंगल में पहुंच गया। इस स्थान पर प्रतियोगियों के कई समूह थे जो ये देखने के लिए यहां आए थे कि जानकारी सही है या नहीं। मैंने सुना है कि गुफा की रखवाली करने वाले कई बेहद शक्तिशाली जादुई जानवर हैं।
यहाँ तक कि 5 विशेषज्ञों और लगभग 30 पृथ्वी संत गुरुओं ने भी कई बार लड़ाई की, लेकिन गुफा में प्रवेश करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। हाँ, मैंने सुना है कि कई लड़ाइयाँ हुई थीं और कुछ पृथ्वी संत मास्टर्स पहले ही मर चुके हैं। 5 विशेषज्ञों में से केवल 3 ही अभी भी अछूते हैं। गुफा की रखवाली करने वाले जादुई जानवर बहुत ताकतवर हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि समय पूरा होने से पहले कोई भी गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। अभी इस जगह का रहस्य पहले ही लीक हो चुका है। क्या आपने यहाँ आने वाले लोगों की कभी न खत्म होने वाली धारा नहीं देखी है? बस 5 विशेषज्ञों के इकट्ठा होने का इंतजार करें, फिर वे अंदर जा सकेंगे। अध्याय 310 5 विशेषज्ञों का जमावड़ा 1। जब तक जियान चेन वहां पहुंचा, तब तक गुफा के बारे में जानकारी पूरे इलाके में फैल चुकी थी। अब तक जियान चेन ये पुष्टि कर सकता था कि गुफा के अंदर स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन गुफा का अस्तित्व वास्तविक था। जियान चेन ने इस भीड़ के ठीक सामने कदम रखने की जहमत नहीं उठाए और तुरंत अपने समूह को उनके पीछे से जंगल में ले गया। बाकी सभी से खबर सुनकर जियान चेन को पता चल गया था कि अमर की गुफा का स्थान जंगल की गहराई में था। क्योंकि यहाँ पहले से ही अनगिनत लोग थे, इसलिए जंगलों से यह स्पष्ट पता चल रहा था कि लोग किस दिशा में यात्रा कर रहे थे। जियान चेन ने 4 घंटे तक लोकप्रिय रास्ते का अनुसरण करना शुरू किया और अंत में समतल जमीन के एक मानव निर्मित स्थान पर आ गया। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लगभग 300 लोग समूहों में बने हुए थे और कई तंबू बिखरे हुए थे। बाहर से कोई भी तंबू के अंदर आराम करने के लिए कई लोगों को लेटे हुए देख सकता था। पूरे इलाके में पेड़ों की शाखाओं पर बैठे बहुत सारे लोग खा पी रहे थे, जबकि अन्य आराम कर रहे थे। वहां कई अर्थ सेंट मास्टर्स थे, एक त्वरित गणना के अनुसार उनकी संख्या 40 से कम थी। वहां कई पट्टीदार महान संत मास्टर्स थे और उनमें से केवल कुछ के पास अभी भी स्पेस बेल्ट था। इस इलाके के सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने एक दूसरे से न लड़ने और न ही टोकन छीनने का शांतिपूर्ण समझौता कर लिया हो। यहाँ का माहौल काफी शांतिपूर्ण था और कोई भी व्यक्ति कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा था। चलो आगे चलकर देखते हैं कि क्या है, जियान चेन ने अपने बगल में खड़े लोगों से कहा जब वे आगे बढ़ रहे थे। जियान चेन के समूह ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि हर कोई उनके चमकीले कपड़े पहने समूह को देख रहा था। हालांकि एक भी व्यक्ति उनसे बात करने नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि भीड़ के विशेषज्ञ ये पता लगा सकते थे कि इस समूह में 3 पृथ्वी संत मास्टर्स हैं और इसलिए उन्हें किसी तरह के संघर्ष में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के 3 पृथ्वी संत मास्टर्स वाले समूह को नाराज नहीं करना चाहता था। जियान चेन और 5 लोगों का समूह आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उन्हें एक जादुई जानवर की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। आवाज के तुरंत बाद हवा में ऊर्जा की एक बहुत तेज मात्रा लहरी और पूरी धरती कांप उठी। जियान चेन के आगे अनगिनत पेड़ ऊर्जा की वजह से जमीन से थोड़े उखड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर सीधे हवा में उड़ गए। उनके आगे विशालकाय जानवरों की कई परछाइयां पूरी गति से उनकी ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जिनकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जियान चेन का चेहरा उदास हो गया और उसने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब पीछे हटो। बिना किसी हिचकिचाहट के समूह ने जंगल की ओर लौटने के प्रयास में पीछे की ओर उड़ान भरी, जहां समतल मैदान था। जैसे ही जियान चेन और उसका समूह वापस समाशोधन की ओर भागा, जादुई जानवरों की दिशा से जियान चेन के पीछे फटे पुराने पुरुषों का एक समूह आया। कुल 12 पुरुष थे। समूह में एक 28 वर्षीय युवक था जो उम्र में मिंग डोन के समान था। इस युवक ने नीले रंग के वस्त्र पहने थे और अपने सिर के ऊपर 2 मीटर लंबी आग जैसी तलवार रखी थी। 4 और 30 वर्षीय पुरुष थे जो काफी सुंदर दिख रहे थे। बाकी सभी 40 साल के थे और उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय था। इस समूह में कुछ लोग ऐसे थे जिनके होठों से खून टपक रहा था और चोटों के कारण उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। इस समूह ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब 300 जोड़ी आंखें इस समूह पर पड़ी तो सभी आपस में बातें करने लगे। लगता है ये समूह फिर से हार गया। गुफा के रक्षक बहुत ताकतवर हैं। हम अमर गुफा के संरक्षक जादुई जानवरों से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? इन जादुई जानवरों से निपटने के लिए 5 विशेषज्ञों और हर एक पृथ्वी संत मास्टर्स के साथ मिलकर काम किए बिना हम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होंगे। बस रुको, यहाँ के जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली हैं। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि वे पहले से ही कक्षा 6 के स्तर पर हैं। केवल 5 विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति ही इन जादुई जानवरों से लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, 5 विशेषज्ञ सभी पृथ्वी संत मास्टर हैं। अगर हमारे पास स्वर्ग संत मास्टर होता तो गुफा में प्रवेश करना आसान होता।
डॉट डॉट पीठ पर तलवार लटकाए युवक को देखकर लड़की की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और वह बोली, यह शासक का आयुध है। जियान चेन को आश्चर्य हुआ जब उसकी नजर युवक की पीठ पर लगी आग की तलवार पर पड़ी और फिर वह धीरे धीरे गंभीर हो गया। वह अब शासक आयुध से अच्छी तरह परिचित था और जानता था कि वे संत शासक के संत हथियार के अवशेषों से उत्पन्न हुए थे। हथियारों के भीतर बची हुई ऊर्जा की मात्रा स्वर्ग के संत मास्टर को कांपने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि शासक आयुध ऐसा कुछ नहीं था जिसका कोई भी पूरी तरह से उपयोग कर सके। एक पृथ्वी संत मास्टर शासक आयुध के केवल 1 या 2 भागों का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन इसके बावजूद शक्ति अभी भी भयानक थी। जैसे कि इस तथ्य को याद करते हुए जियान चेन ने अग्नि तलवार के बारे में सोचा, क्योंकि उसने एक चमकदार लाल रोशनी दी थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि शी जियांगरान से खजाने के पहाड़ की मुहर को वापस भेज दिया। शी जियांगरान और इस व्यक्ति के बीच हुई उस एक लड़ाई ने कई लोगों की आंखों को आकर्षित किया था, लेकिन जियान चेन को कभी भी उस लड़ाई का निष्कर्ष नहीं पता चला था। क्या ये हो सकता है कि यह युवक वही था जिसने शी जियांगरान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जियान चेन ने सोचा। बाकी दर्जन भर लोग आराम करने के लिए अपने तंबुओं में चले गए और धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गए। जियान चेन ने कहा, सामने वाले जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली हैं, हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा और फिर से प्रयास करने से पहले और लोगों के आने का इंतजार करना होगा। इसके बाद 6 लोगों ने अपने स्पेस बेल्ट से एक तंबू निकाला और उसे पास में ही एक छोटे से घेरे में लगाना शुरू कर दिया। अरे अरे, तुम वहां हो। तुम्हें और तुम्हारे समूह को यहां शिविर लगाने की अनुमति किसने दी? जल्दी करो और उन्हें तोड़ दो, जल्दी करो और उन्हें नीचे ले जाओ। एक 30 वर्षीय व्यक्ति नजर आया और जियान चेन और अन्य 5 को गुस्से से घूरने लगा। यह आदमी काफी दुबला पतला था और उसने सफेद लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव था जिस पर एक 3 पंजे का निशान भी था। सभी लोग शोर की ओर देखने लगे और उनमें से कई लोग समूह की दुर्दशा पर मुस्कुराने लगे। ये समूह निश्चित रूप से इस जगह के नियमों को नहीं जानता। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि कितने लोग यहाँ टेंट लगाने से डरते हैं? ऐसा न करके उन्होंने सही किया। अगर हर कोई अपने टेंट लगाने में सक्षम होता तो यहाँ टेंट लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एक आदमी ने पेड़ की टहनी पर अपने वाइन गॉड से पानी पीते हुए बुदबुदाया। वे इस जगह पर नए आए होंगे और नियम नहीं जानते होंगे। अरे, वे थोड़े समझदार क्यों नहीं हैं? क्या उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ कितने लोग हैं लेकिन केवल कुछ ही टेंट हैं? यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी टेंट लगा सकता है। एक और आदमी अपने पेड़ की टहनी से बोला। सफेद लबादा पहने वह आदमी तुरंत वहां चला गया जहां जियान चेन का समूह था। जैसे ही उसने देखा कि जियान चेन का उनके टेंट को गिराने का कोई इरादा नहीं है, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और वह चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा था कि अपने टेंट को अभी गिरा दो। फिर उस आदमी ने किन जुए के टेंट को लात मारकर अलग कर दिया और फिर जियान चेन के टेंट की ओर बढ़ा। एक लात से उसने जियान चेन के टेंट को गिराने की कोशिश की। जियान चेन की आंखों में हत्या की मंशा की एक चमक दिखाई दी। एक पल में उसके हाथ में हल्की पवन तलवार दिखाई दी और उसके पीछे एक चांदी की सफेद रोशनी चली गई। एक पल में तलवार ने उस आदमी के पैर को चीर दिया। आह! उस आदमी ने दुख में चीखते हुए आवाज निकाली। जियान चेन के तंबू को गिराने के लिए उसने जो पैर छोड़ा था वह तुरंत कट गया था, जिससे स्टंप से खून बहने लगा था। तलवार को पुनः अपने कब्जे में लेते हुए जियान चेन ने उस आदमी की छाती पर लात मारी, जिससे वह 10 मीटर दूर हवा में उड़ गया और फिर जमीन पर गिरकर हिंसक रूप से कई कदम लुढ़क गया। उस आदमी की सहनशक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी क्योंकि वह लगातार दर्द से चिल्लाने लगा था। जो लोग पहले तो दिलचस्पी से देख रहे थे, वे अब 20 साल के उस युवक को अविश्वास से देख रहे थे। इस दृश्य में जो शक्ति दिख रही थी वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। एक बैंगनी वस्त्र पहने हुए दृढ़ चेहरे वाला व्यक्ति तुरंत तंबू के मैदान में आया। वह जंगल से वापस आए दर्जन भर लोगों में से एक था। जब उसने उस आदमी का कटा हुआ पैर देखा जो जमीन पर चिल्ला रहा था, तो उसकी आंखों में एक अज्ञात चमक दिखाई दी और वह कैंपग्राउंड के चारों ओर घूरने लगा। यहाँ क्या हुआ? बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी की आवाज विशेष रूप से शांत थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल मामले के बारे में पूछताछ कर रहा था। इस समय कई टेंट एक साथ खुल गए। टेंट से जो लोग निकले वे सभी उस समूह के थे जो जंगल में गया था और चीखने वाले आदमी के कारण घटनास्थल पर आ गए थे। जी काक्सी, वह कौन है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? एक भयभीत आवाज सुनी जा सकती थी जब एक जख्मी अधेड़ व्यक्ति उग्र चेहरे के साथ तीर की तरह दौड़ता हुआ उस आदमी की ओर आया। बड़े भाई, ये वही था। उसने मेरा पैर काट दिया, मेरा पैर। आह, मेरा पैर!
भाई, तुम्हें उसे मारने में मेरी मदद करनी चाहिए। उस आदमी ने गुस्से से जियान चेन की ओर इशारा किया। असहनीय दर्द ने पहले ही उसके चेहरे को विकृत कर दिया था। जख्मी आदमी ने धीरे से खड़े होने से पहले जियान चेन को देखा। उसके हाथ में 3 मीटर लंबा लाल भाला दिखाई दिया और वह बिना कुछ कहे जियान चेन की ओर तेजी से भागा। भाला आग की तरह लाल चमक के साथ नाचता हुआ जियान चेन की ओर उड़ रहा था। जियान चेन की आंखों में एक ठंडी चमक थी क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड भाले से टकराया था। टक्कर के कारण ऊर्जा की एक बड़ी शॉकवेव बाहर निकली जिसने आसपास की 10 मीटर की वनस्पति को कुचलकर जमीन में दबा दिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए वहां मौजूद लोग कई कदम पीछे हट गए।